हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर है और इनको आज रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम के इरादे से बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि वीडियो आपका लंबा ना बने। और जो भी आईसीएसई बोर्ड से इस बार क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं या फिर इसके बाद ही क्यों ना दो, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। और यहाँ पर डायरेक्ट बुक का पीडीएफ से रिवीजन करेंगे और इनसे थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। क्योंकि अभी पीडीएफ बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था तो बुक का पीडीएफ से डायरेक्ट यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। चलो बिना समय को व्यर्थ किए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको 1 घंटे के अंदर में, 1-1.25 घंटे के अंदर में निपटा देंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं वर्क क्या चीज़ है। देखो, अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में बात करें तो डेली लाइफ में जैसे हम मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट से मैंने कुछ सामान वगैरह लेकर आया तो आप बोलोगे ना कि हाँ मैंने कुछ काम करा। या फिर आप क्या कर रहे हो, कुछ लिख ही रहे हो, होमवर्क वगैरह बना रहे हो, पढ़ रहे हो कुछ, तो आप बोलोगे हाँ मैंने कुछ काम तो कराया क्योंकि आपने तो होमवर्क बनाया। या फिर कुछ आपने खाना वगैरह खाया तो आप बोलोगे डेली लाइफ में हाँ मैंने कुछ काम कराया। लेकिन फिजिक्स इसको वर्क नहीं मानता है। फिजिक्स क्या कहता है, तो फिजिक्स कहता है कि वर्क तब माना जाएगा जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे। क्या लगे? जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो बॉडी मूव करना चाहिए। वो बॉडी क्या होना चाहिए? मूव करना चाहिए। उस फोर्स के वजह से जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स के वजह से जब कोई बॉडी मूव करेगा तब बोला जाएगा कि हाँ वर्क डन हुआ है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ लिख रहे हो, इन सब को फिजिक्स वर्क नहीं मानता है। फिजिक्स वर्क किसको मानता है? तो किसी बॉडी के ऊपर बल लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए और उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में मूवमेंट आना चाहिए, तभी वर्क डन होता है। ये फिजिक्स कहता है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये एक आदमी है और ये एक आदमी क्या कर रहा है, इस गाड़ी के ऊपर बल लगा रहा है। बल लगने की वजह से ये गाड़ी क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बंदा क्या कर रहा था, बल लगा रहा था। बल लगने की वजह से ये गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन होगा। जैसे क्या करा ना कि मैंने किसी दीवार में जाके धक्का दे दिया, मैंने किसी दीवार में जाके धक्का दिया, दीवार आगे की तरफ तो मूव नहीं करने वाला है, तो वहाँ पे भी वर्क डन नहीं होगा। अब मैंने कुछ खाना खाया तो वो भी मैंने काम करा, वो बात सही है, लेकिन फिजिक्स इसको वर्क डन नहीं मानता है। फिजिक्स वर्क डन किसको मानता है? तो वर्क डन तब माना जाएगा जब किसी बॉडी के ऊपर क्या लगे, तो बल लगना चाहिए और उस बल के वजह से उस बॉडी में मूवमेंट आना चाहिए, तब वर्क डन माना जाएगा। बात को समझे कि नहीं? जैसे कोई साइकिलिस्ट है तो वो साइकिल चला रहा है और जब साइकिल चलाएगा तो वो साइकिल, जाहिर सी बात है, पेडल मारेंगे तो वो बॉडी क्या होगा, वो साइकिल आगे की तरफ मूव करेगा, तो वहाँ पे भी वर्क डन होगा। जैसे कि कोई घोड़ा है, घोड़ा क्या कर रहा है, एक कार्ट को पुल कर रहा है, तो वहाँ भी वर्क डन होगा क्योंकि जो कार्ट होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा। साइकिल जो हो रहा है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है फोर्स लगने की वजह से, तो वहाँ पे भी वर्क डन होगा। जैसे क्या कर रहा है, कोई लड़का है वो किसी चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, जैसे कूली है, कूली क्या कर रहा है, किसी लोड को उठा रहा है, तो वहाँ भी वर्क डन होगा। यानी कि बल लगने की वजह से उस बॉडी में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उस बॉडी में मोशन आना चाहिए, आगे पीछे करना चाहिए, तभी बोला जाए कि हाँ वर्क डन हुआ है। ये फिजिक्स कहता है, समझे कि नहीं? जैसे क्या करा, कोई बंदा आया, वो क्या कर रहा है, किसी दीवार को धक्का दे दिया। अब किसी दीवार को अगर धक्का दिया है, वो बॉडी देखो मूव नहीं करेगा, दीवार तो आगे की तरफ मूव नहीं करने वाला है ना, तो मूव नहीं करा मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ। अगर आप फोर्स लगा भी रहे हैं, अगर आप फोर्स लगा भी रहे हैं और फोर्स लगने की वजह से अगर वो बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है तो वहाँ पर वर्क डन नहीं माना जाएगा। बात को समझे कि नहीं? वैसे ही अगर मान लो कोई कूली है, वो कूली क्या कर रहा है, अपने माथे पे ना कोई लोड को लेकर खड़ा है। अगर कोई लोड को लेकर खड़ा है सिर्फ, तो वहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। वो कूली अपने माथे पर कोई चीज़ लेकर आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो वर्क डन होता है, लेकिन वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होता है। लेकिन अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से देखते हैं ना, तो कोई भी वर्क डन नहीं होता है। तो अलग अलग फोर्स के वजह से वर्क डन भी होता है। हम लोग जैसे बोलचाल की भाषा में आपने भी सुना होगा कि कूली जो होता है ना, वो कोई काम वगैरह नहीं करता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कूली वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा होता है, हाँ, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से काम कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे वर्क डन आपको क्या बताए कि उस बॉडी के ऊपर क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए, और उस बल लगने के वजह से उस बॉडी में मूवमेंट आना चाहिए, तब बोला जाएगा कि उस फोर्स के वजह से वर्क डन हुआ है, उस फोर्स के वजह से वर्क डन हुआ है। तो कूली के केस में वैसा ही होता है ना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो नीचे की तरफ लगता है और उनकी वजह से वो कोई कूली आगे की तरफ मूव नहीं करता। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं ना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर कूली वर्क डन नहीं करता है। कोई कूली है, वो लोड लेके खड़ा है, देखो भारी तो लग रहा है उनको, लेकिन वहाँ पे फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई काम उन्होंने नहीं किया, भले ही वो अपने माथे पर कोई सामान वगैरह लेकर खड़ा ही क्यों ना हो। बात को समझे कि नहीं? तो वर्क डन किसको बोलते हैं? तो वर्क डन इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, उनकी वजह से क्या होना चाहिए, तो मेक्स द बॉडी मूव, वो बॉडी जो है आगे की तरफ मूव करना चाहिए,
तब बोला जाएगा कि वर्क डन हुआ है। अगर किसी बॉडी में फोर्स लगता है और वो बॉडी मूव आगे की तरफ नहीं करता है तो वहाँ पर भी वर्क डन नहीं होगा, जैसे कि दीवार के केस में देखे थे। चलिए समझ में आया होगा, फिर से एक बार समझा देते हैं। वर्क डन किसको बोलते हैं? तो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी में बल लग रहा है और बल लगने की वजह से वो बॉडी क्या हो रहा है, तो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तब जाके बोला जाएगा कि उस फोर्स के वजह से वर्क डन हुआ है। समझे कि नहीं? जैसे यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है, गाड़ी में बल लगा रहा है और गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये बंदा फोर्स लगा रहा है तभी ये गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है तो इनके फोर्स के लगने की वजह से वर्क डन हो रहा है। चलिए समझ में आया होगा। तो वर्क डन किसको बोलेंगे? जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी मूव करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। चलो मेजरमेंट ऑफ वर्क क्या होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे समझो ये एक बॉडी है, ये कौन सा है? तो ये एक बॉडी है, ये अभी देखो ए पॉइंट पे है, ठीक है, ये भी ए पॉइंट है, यहाँ पे एक फोर्स लगा एफ, ठीक है। ये बॉडी क्या करा? तो आगे की तरफ मूव करा, आगे की तरफ मूव करा, मूव करके कहाँ पे पहुँच गया? तो देखो बी पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, ये बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा एस से दर्शाते हैं, एस से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पे बोल दो कि एस डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? तो वर्क डन बराबर हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाता है? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना, क्योंकि आगे में भी एक और चीज़ आएगा ना, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आगे, समझे कि नहीं? इसलिए यहीं पे थोड़ा सा जान लो ताकि आगे में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल देखें, यहाँ पे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। यानी कि फोर्स देखो अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच यहाँ पे अभी एंगल कितना है? तो थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला है क्या है? तो एफ गुना एस है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब वर्क डन बराबर क्या लिखते हैं? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में ही हो रहा है, इसीलिए डायरेक्ट क्या लिख दिए? जितना फोर्स लगा और जितना डिस्प्लेसमेंट करा। यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करा था? एस डिस्प्लेसमेंट करा था, और उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट करा था, इसीलिए वर्क डन बराबर क्या हो गया? तो एफ गुना एस हो गया, ठीक है। चलो मान लो दूसरा केस यहाँ पे देखो, दूसरा केस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है वो क्या दे रखा है? तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा दे रखा है। अब वहाँ पे तो एफ गुना एस पड़े थे, यहाँ पे क्या आ गया? एफ एस कॉस थीटा आ गया। ये कहाँ से आया? थोड़ा ये भी देखना होगा, ये भी वर्क डन का ही फॉर्मूला है, ये भी वर्क डन का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे जो देखे थे ना, वर्क डन बराबर क्या देखे थे? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट देखे थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ गुना एस तो आया ही है, लेकिन साथ में कॉस थीटा भी आ गया है। ये क्या चीज़ है? थोड़ा इनको समझते हैं। देखो देखो यहाँ पे देखो, इस फिगर से समझो, ये वाला आपको क्या दिख रहा होगा? तो ये वाला आपको स्लोप दिख रहा होगा, ठीक है। इस बॉडी पर क्या कर रहे हैं? तो बल लगा रहे हैं। बल जो लग रहा है ना इस बॉडी पर, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये बॉडी क्या हो रहा है? तो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है, इधर आगे की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे जो बल और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन अभी जो इस वाले फिगर में देख रहे हैं ना, इस वाले फिगर में, तो डिस्प्लेसमेंट का तो डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, और बल का जो डायरेक्शन है वो इधर है, इधर आपका एफ लग रहा है, एफ आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एफ गुना एस लिखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम करना होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम करना होगा। जब सेम करते हैं ना दोनों का डायरेक्शन, तभी ये वाला फॉर्मूला आता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। चलिए सेम कैसे करेंगे, सेम कैसे करेंगे थोड़ा वो समझो। देखो देखो, चलो मान लो ना कि एफ और एस के बीच में ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट करा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और एफ के बीच में कितना एंगल है? तो थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा एंगल है, ठीक है। चलो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, सी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, यहाँ से क्या करो? एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। क्या करो? परपेंडिकुलर लाइन खींचो, ठीक है। इस फोर्स के लाइन से मिलाना है आके। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे देखो क्या है? तो बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है?
तो यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पे 90 डिग्री का कौन भी है, ये वाला एंगल बोल दिए हैं कि ये वाला एंगल कितना है, तो थीटा एंगल है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उनके बीच में कितना का एंगल है, थीटा एंगल का है। ठीक है, चलो अगर 90 डिग्री का कौन बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा के फायदा क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा के फायदा क्या होगा, थोड़ा वो समझो। फायदा क्या होगा ना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करा है ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट का कितना हिस्सा फोर्स के डायरेक्शन में हुआ है वो निकल जाएगा। क्या बोले, अभी जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर में एस दिख रहा है वो दूसरे डायरेक्शन में दिख रहा है, तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे ना कि एफ के डायरेक्शन में, यानी कि एफ का डायरेक्शन आपका ये वाला है, इस डायरेक्शन में इस डिस्प्लेसमेंट का कितना हिस्सा है। बात को समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलते हैं, एफ का डायरेक्शन ये वाला है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इनका कितना हिस्सा एफ के डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे किनके डायरेक्शन में, एफ के डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला था क्या था, वर्क डन बराबर एफ गुना एस था, और यहाँ पे बताए थे कि एफ और एस का दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो दोनों का डायरेक्शन देखो यहाँ पे क्या था, सेम था। तो यहाँ पे सेम करना होगा, और सेम करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा, समझे कि नहीं। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाओ, कौन सा लगाओ, तो देखो ये वाला हमें ए बी निकालना है, क्या निकालना है, तो ए बी निकालना है। यही वाला ए बी, ये वाला जो लाइन है आपका, यही तो है, यही वाला फोर्स का डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कितना हुआ है, समझे कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या खींचे थे, परपेंडिकुलर खींचे थे, क्योंकि यहाँ पे सी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा था। देखो ये वाला ए बी निकालना है, देखो ये वाला थीटा था, थीटा से जो सटा हुआ साइड होता है उनको बेस बोलते हैं। ठीक है, और 90 के सामने में जो होता है ना वो हाइपोटेनस है। यानी कि देखो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किधर हुआ है, हाइपोटेनस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और हमें बेस की तरफ निकालना है कि बेस की तरफ कितना हिस्सा इस डिस्प्लेसमेंट का है, तो कैसे निकालेंगे। देखो हाइपोटेनस दे रखा है ना, हाइपोटेनस दे रखा है कि एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना हुआ है, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और हमें बेस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, कोस में आता है, कोस में आता है। देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल ही है तो कोस थीटा ही रहने दो, कोस थीटा बराबर बेस हमें निकालना है, और हाइपोटेनस क्या बोले, तो ये पूरा एस ही है, ये पूरा कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, तो एस करा है, यानी कि यहाँ पे क्या रख देंगे, एस रख देंगे। हमें बेस निकालना है, देखो बी बराबर कितना हो जाएगा, एस कोस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एस कोस थीटा हो जाएगा, एस कोस थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे समझना, अब थोड़ा यहाँ पे देखो, बेस निकाल लिए और फिगर में लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको कि एस कोस थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, कितना हो गया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, ए से देखो यहाँ पे सी तक हुआ था ना, तो ए से सी तक ही फोर्स के डायरेक्शन में कितना हो जाता है, तो ये वाला एस कोस थीटा होता है, एस कोस थीटा हमने निकाल लिया। तो फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, एस कोस थीटा, और फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ फोर्स लग रहा है। अब वर्क डन का जरा फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ गुना ये वाला ए बी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ए बी, यही वाला डिस्टेंस ए बी, इसी डायरेक्शन में तो एफ लग रहा है, समझे कि नहीं। वर्क डन बराबर क्या लिख देंगे, एफ गुना ए बी कितना निकाल लिए हैं, तो ए बी यही तो निकला, एस कोस थीटा, ए बी की जगह में रख दो एस कोस थीटा, ए बी की जगह में रख देंगे एस कोस थीटा, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। बात को समझे कि नहीं, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। ये कब निकला, तो जब डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल में हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन जब सेम नहीं हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर थीटा हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल हो, तो एंगल थीटा हो, कितना एंगल हो, तो एंगल अगर थीटा हो तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, एफ एस कोस थीटा हो जाता है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, एफ एस कोस थीटा हो जाता है। ये याद रखना है कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों किसी एंगल पे है, मान लो कि थीटा एंगल पे है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा हो जाएगा। अगर मान लो दोनों का डायरेक्शन सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तब तो सीधा ये वाला हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ गुना एस हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ गुना एस हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा।
अगर किसी एंगल पे होगा तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो इतना अगर आप समझ गए हैं तो इसी को लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या लिख देते हैं, फोर्स गुना कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे जो एस कोस थीटा निकाले, यहाँ पे जो एस कोस थीटा निकाले, ये क्या बताएं कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट एस का, इसका क्या हिस्सा है, फोर्स के डायरेक्शन में कितना हिस्सा है इस वाले एस का, समझे कि नहीं। इस वाले डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में कितना भाग है, तो एक्स कोस थीटा भाग है, और उसी को इंग्लिश में कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एस कोस थीटा को क्या बोलते हैं, एस कोस थीटा को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बात को समझे कि नहीं। चलो लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर फोर्स गुना एस कोस थीटा को यही बोले कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर से बोलते हैं डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स गुना कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये एस कोस थीटा को ही क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का कितना हिस्सा फोर्स के डायरेक्शन में है। अब गुना क्या कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं, तो बराबर क्या निकल जाता है, वर्क डन निकल जाता है। ये वाला फॉर्मूला तब काम में आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल कितना हो, तो थीटा एंगल हो। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे 3 स्पेशल केस जानना है, लेकिन जो डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा है, इसी को 11th में आके आप लोग पढ़ोगे कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो एफ डॉट एस होता है। ठीक है, ये वाला अभी नहीं जानना है, ये वाला 11th में आके तुम लोग खुद पढ़ने वाले हो। जब वेक्टर क्वांटिटी वगैरह पढ़ लोगे, स्केलर क्वांटिटी वगैरह पढ़ लोगे, तब इसी एफ एस कोस थीटा को लिखते हैं एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ठीक है, अभी ये चीज़ नहीं जानना है। चलो कोई बात नहीं, स्पेशल केस यहाँ पे जानना है, 3 स्पेशल केस जानना है। देखो डब्ल्यू बराबर क्या निकाल लिए, तो डब्ल्यू बराबर निकाल लिए एफ एस कॉस थीटा निकाल लिए। ठीक है, थीटा क्या था, तो एंगल था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। चलो कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं कि थीटा कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री हो गया तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, तो 1 होता है। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। चलो यहाँ पे कॉस 0 को, कॉस थीटा को कितना कर दो, तो 1 कर दो। तो डब्ल्यू बराबर दो कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर एफ गुना एस आ जाएगा। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ गुना एस। और जो हम लोग पहला फॉर्मूला देखे थे वो यही देखे थे, और वहाँ पे बताए भी थे कि एफ और एस के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री हो जाना मतलब कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। कॉस 0 जैसे इनको 1 करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ गुना एस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्क डन यहाँ पे क्या आ गया, तो पॉजिटिव आ गया। वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव। ये पहला स्पेशल केस हो गया। आपसे पूछ दे रहा है एग्जाम में, मान लो कि थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क डन बराबर एफ गुना एस। इनका एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, चलो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखो ये एक बॉडी है, इनका फ्री फॉल करवा रहा है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है कि ऊपर से किसी को छोड़ देना। आप क्या करो ना, छत पे जाओ, छत पे जाके एक बॉल को छोड़ दो, तो जैसे छोड़ोगे ना तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होता है, तो उसी को फ्री फॉल बोलते हैं। मतलब खुद से नीचे की तरफ आ जाना। हम उनके ऊपर कोई बल नहीं लगा रहे, फेंक नहीं रहे ऊपर से फेंकना नहीं है, बस ऊपर से ले जाके छत पे क्या करना है, उनको छोड़ देना है। जैसे छोड़ोगे वो नीचे की तरफ आएगा, उसी को फ्री फॉल बोलते हैं। चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये एक बॉल है, ठीक है, इनको ए पॉइंट पे जाके छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे देखो ग्राउंड है, ग्राउंड पे देखो बी पॉइंट है, और ये वाला हाइट को कितना बोल दिए, तो एच बोल दिए। यानी यहाँ पे जब ए पॉइंट से छोड़ेंगे तो ये बी पॉइंट पे खुद पहुँच जाएगा। कितना ऊंचाई पे, तो एच हाइट पे। ग्रेविटी किधर लग रहा होता है, तो इसका मास देखो एम दे रखा है। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगता है, तो एफ बराबर क्या होता है, तो एम जी होता है। कितना लगता है, हमेशा याद रखना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगता है, मास अगर एम है तो उनको जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स से बराबर कितना लगेगा, नीचे एम जी लगेगा। ये नीचे की तरफ लग रहा है, और यह बॉडी भी क्या हो रहा है, बॉडी भी देखो नीचे की तरफ ही आ रहा है। बॉडी भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, यानी बॉडी भी नीचे की तरफ आ रहा है। अब दोनों का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। सेम अगर डायरेक्शन हो गया तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे अगर वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ कितना है, तो एफ एम जी लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो एम जी हो जाएगा। यहाँ पे एम जी को रख दो। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो एच हाइट। एच हाइट तो नीचे की तरफ आ रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी एच हो गया। यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो एम जी एच हो जाएगा।
बात को समझे कि नहीं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे देखो फिगर जो था आपका, ये बंदा क्या कर रहा था, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था और ये जो गाड़ी है वो इसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहा था, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ भी वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा F गुना S हो जाएगा। क्योंकि ये बंदा अब कितना फोर्स लगा रहा है वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बराबर F गुना S। चलो समझ में आया होगा। केस 2 क्या हो जाएगा, केस टू क्या हो जाएगा, तो मान लो थीटा कितना 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, देखो थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, तो मान लो कि डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ चलो इधर बोल दो और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर बोल दो। अब देखो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया, जो कि कूली के केस में होता है। हम लोग बोलते हैं ना कूली कोई काम वगैरह नहीं कर रहा है, इसी केस में बोलते हैं कोई काम नहीं कर रहा है, हालांकि काम करता है, दूसरे फोर्स के रिस्पेक्ट में काम कर रहा होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होता है वहाँ पे और जो कूली है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है इस डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे कोण कितना का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब देखना थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 को जैसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाता है। कॉस 90 अगर जीरो हो गया तो देखो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे भाई, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है FS कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से देखो W बराबर FS से तो यहाँ मतलब ही नहीं है, कॉस थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया ना, यानी ये वाला पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही कर देता है, यानी W बराबर कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर जीरो। थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना हो जाता है, तो वर्क डन जीरो हो जाता है, याद रखिएगा। थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा अगर 90 डिग्री हो तो वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसी केस में हम लोग बात करते हैं कि कूली कोई भी वर्क डन नहीं करता है, कूली हालांकि वर्क डन करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से काम करता है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो बताया आपको ये वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे कूली कोई काम नहीं करता, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होता है और वो कूली क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है, जिनकी वजह से वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कूली कोई काम नहीं करता है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कूली जरूर काम करता है। तो याद यहाँ पर ये रखना है, और क्या याद रखना है कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना होगा, तो जीरो हो जाएगा। ये आपका दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा, देखो अगर थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, देखो मान लो कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इधर बल लगा रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है ना, इधर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है, चलो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा है। ये कब होता है, जब मान लो ना किसी गाड़ी को हम लोग रोक रहे हैं, चलती गाड़ी जैसे बाइक है, बाइक चल रहा है और हम लोग बाइक को रोक रहे हैं, तो क्या होता है ना, बाइक को हम पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं, लेकिन जो बाइक होता है ना वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। वही वाला केस यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो गया, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन जो फोर्स है ना वो इधर लगा रहे हो आप। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कितना का एंगल बनेगा, तो ये वाला 180 डिग्री का एंगल बन गया। कितना का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। चलो थीटा अगर 180 हो जाए तो कॉस 180 कितना होता है, तो कॉस 180 -1 होता है। ये याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग 10th तक कॉस 90 तक ही पढ़ते हैं, 90 तक ही वैल्यू वगैरह जानते हैं। 180 का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो 11th में मैथ्स में जाके पढ़ोगे। चलो cos 180 कितना होता है, तो -1 होता है, ये याद रख लेना। तो जैसे cos 180 -1 हो गया तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन बराबर होता है FS cos थीटा होता है, यानी यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, F गुना S cos थीटा। थीटा तो 180 है, ये वाला cos 180 कितना बन जाएगा, तो -1 बन जाएगा। तो देखो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस को आगे कर दो, -F गुना S हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, W बराबर -F गुना S, यानी यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना वो कैसा वर्क डन होगा, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव वर्क डन होगा। कैसा होगा, इस केस में जो वर्क डन होगा वो आपका निगेटिव वर्क डन हो जाता है। याद रखना है कि वर्क डन एक केस में निगेटिव वर्क डन होता है, जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो तो वर्क डन निगेटिव, जब थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क डन जीरो, और जब थीटा क्या हो, जब थीटा 0 डिग्री हो तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। और मैक्सिमम भी इसी केस में होता है, जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो तो इस केस में मैक्सिमम वर्क डन भी होता है। समझे कि नहीं, याद रखना है, यहाँ पे दे नहीं रखा है लेकिन हम बता दे रहे हैं। जब थीटा 0 डिग्री होता है तो वर्क डन पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ मैक्सिमम वर्क डन भी यहीं पर होता है।
तीसरे वाले केस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो अभी जस्ट आपको बताएं कि कोई बाइक वगैरह है, बाइक को हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं रोकने के लिए। बाइक तो आगे की तरफ मूव कर रहा होगा ना, जब कोई बाइक आगे की तरफ मूव कर रहा है, पीछे से फोर्स लगा रहे हो रोकने के लिए, तो फोर्स का डायरेक्शन पीछे की तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो आगे की तरफ कर रहा है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया आपका केस 3 के लिए। और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें इनके लिए, तो जैसे मान लो ना कि किसी स्टोन को क्या करा आपने, ऊपर की तरफ फेंका, अपने हाथ से क्या करा, किसी स्टोन को, पत्थर वगैरह या बॉल वगैरह को ही क्या करा, आपने ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ से चलो ऊपर की तरफ आपने फेंका, तो ये बॉल क्या करा, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है। जब फेंकोगे यहाँ पे ऊपर, अब यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, ये तुम जब बॉल को फेंक रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट देखो ये आगे की तरफ कर रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा होता है, आगे की तरफ कर रहा होता है। लेकिन जो इस बॉडी के ऊपर बल लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी की वजह से जो बल लग रहा है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है ना, एफ जी किधर लग रहा है, तो एफ जी नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन ये बॉडी क्या कर रहा है, ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉल पे मास की वजह से नीचे की तरफ लग रहा है, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ भी 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये वाला भी आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब याद रखना, नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंकोगे, अगर ऊपर से गिराओगे ना तब तो वहाँ पे निगेटिव नहीं होने वाला है, जो कि पहले एग्जाम्पल में देखे थे। नीचे से अगर ऊपर फेंकोगे तो जब तक ऊपर पॉइंट पे जाएगा है ना, तब तक निगेटिव वर्क डन ही करेगा। हाँ, ऊपर पॉइंट से जब वापस नीचे की तरफ आएगा तब पॉजिटिव वर्क डन करेगा। बात को समझे कि नहीं? जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब निगेटिव वर्क डन कर रहा है, क्योंकि थीटा कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। और ऊपर पॉइंट पे जाके जब वापस नीचे की तरफ आता है, तब नीचे की तरफ जब आएगा ना ये, तो डिस्प्लेसमेंट भी देखो नीचे ही हो जाएगा। और ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है, एफ जी भी नीचे की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही होगा। इस केस में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा फिर से कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री होगा। समझे कि नहीं? तो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो निगेटिव वर्क डन होता है, क्योंकि 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपका 2 एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा, जब नीचे से फेंकेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -mgh हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला निकाले भी थे, -f गुना s। तो f कितना हो जाता है, mg हो जाता है, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -mgh हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं? चलो, अगर यहाँ तक किसी को डाउट वगैरह रह गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलो, एक चीज़ और यहाँ पे जानना है, एक चीज़ और जानना है कि वर्क डन 0 कब होगा। कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय फोर्स टू बी 0, वर्क डन 0 कब होगा। तो एक कंडीशन तो आपको ऊपर में बताए कि जब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। अभी हम लोगों ने स्पेशल केस में देखा था, दूसरा वाला स्पेशल केस में थीटा 90 ही था, वहाँ पे वर्क डन 0 था। और एक केस क्या हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। आपने फोर्स लगा रहा है लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, यानी वहाँ भी वर्क डन 0 होगा। इस केस में भी कितना होता है, वर्क डन 0 होता है। जैसे कि बताया ना कि आपने किसी दीवार पे क्या कर रहा है, धक्का लगा रहे हो, तो दीवार तो आगे की तरफ मूव नहीं करने वाला है, आपने तो बल लगा रहे हो दीवार में, लेकिन दीवार आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बात को समझे कि नहीं? आप क्या कर रहे हो, किसी गाड़ी को धकेल रहे हो, गाड़ी आगे की तरफ मूव ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ भी वर्क डन 0 है। मतलब आप बल लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, भले ही आप बल क्यों ना लगा रहे हो, तो भी वर्क डन 0 होगा। और या फिर थीटा अगर 90 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है, तो भी वर्क डन 0 होगा। तो ये 2 कंडीशन है वर्क डन 0 होने का। या तो फिर आप फोर्स ही ना लगाओ, जब फोर्स ही नहीं लगाओगे तो वर्क डन ऐसे भी 0 हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं? अगर एग्जाम में पूछ दिया तो ये 2 कंडीशन तो लिखना ही है। अगर आप तीसरा कंडीशन लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो ना कि फोर्स ही 0 हो जाए। अगर एफ 0 हो जाएगा, एफ बराबर 0, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ 0 हो गया तो ये सारा तो 0 ही हो जाएगा ना, यहाँ भी वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक ये भी कंडीशन आप लिख सकते हो। तो ये 3 कंडीशन हो गया वर्क डन 0 होने का। बात को समझे कि नहीं? चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलो आगे जानना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन बराबर कितना होता है, mgh होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर में एक एग्जांपल करा था, वहाँ पे W बराबर mgh देखा था, जो कि बताए भी थे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना होता है, तो mgh होता है। ये फॉर्मूला हो जाता है। जब आपसे पूछ दे कि ग्रेविटी फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो mgh, ये फॉर्मूला ही हो जाएगा। कैसे देखो, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉल ही मान लो, ये बॉल को हमने क्या करवा रहा है, फ्री फॉल करवा रहा है, यानी कि ऊपर ले जाके छोड़ दिया, अपने छत पे गया और बॉल को छोड़ दिया। तो जब छोड़ेंगे ना तो ये ग्राउंड पे आ जाएगा। तो भाई ये ग्राउंड का लेवल हो गया। मान लो कि ये हाइट कितना है, h है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये इसी डायरेक्शन में कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इस बॉल के ऊपर नीचे की तरफ
एफ जी भी तो लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रहा है, समझे कि नहीं। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है एफ गुना एस, ठीक है। चलो इस बॉल का मास बोल दो कितना है, तो एम मास है, तो एफ कितना होता है, एफ जी अगर बोल दे कितना होता है, तो एम और गुना क्या कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एफ गुना जी कर देते हैं, तो यही एफ जी हो जाता है। चलो यहाँ पे रखो, तो एफ कितना हो गया, एम जी हो गया, और गुना डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है, यानी कि डब्ल्यू बराबर कितना होगा, तो डब्ल्यू बराबर एम जी एच हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है, तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से वर्क डन एम जी एच हो जाता है। कितना हो जाता है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हो जाता है, तो एम जी एच हो जाता है। चलिए इतना समझ में आया होगा। जैसे अगर किसी बॉडी के ऊपर की तरफ फेंकेंगे, मान लो ये कब होता है, जब फ्री फॉल है, ये कब होगा, जब फ्री फॉल बोले, अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ जब फेंकेंगे ना, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो माइनस एम जी एच हो जाएगा उस केस में। वहाँ पे अगर पूछ दे कि वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, तो माइनस एम जी एच हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। जब किसी को फ्री फॉल करवा रहे, अगर आपसे डायरेक्ट ही पूछ देना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना होगा, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। अगर आपको कंडीशन दे दें कि किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, किसी बॉल को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब बताइए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना होगा, तो बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो यानी कि डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन हो गया, लेकिन ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, एफ जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पे तो 180 डिग्री का कोण बनता है ना, अगर यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 का कोण बन रहा है, यानी कि माइनस एम जी एच हो जाएगा, जो कि पीछे में भी एग्जाम्पल भी देखे थे। तो यहाँ पर डब्ल्यू कितना हो जाता है, माइनस एम जी एच हो जाता है। अगर आपको कंडीशन दे दें कि बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तब बताइए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो माइनस एम जी एच होगा। अगर आपसे सिंपली पूछता है कि बताइए फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना होगा, तो डायरेक्ट एम जी एच ही उस केस में लिखते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात आ जाता है यूनिट का, अब बात आता है यूनिट का, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा भी था, तो कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, वो एक नंबर है, तो कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। देखो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर हो जाता है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इसी 1 न्यूटन मीटर को क्या बोल देते हैं, तो 1 जूल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। यानी एस आई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और 1 जूल किसको बोलते हैं, तो 1 जूल बोल देते हैं 1 न्यूटन मीटर को। अदर यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे किलो जूल बोल दें, क्या बोल दें, किलो जूल, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब 1000। अब जूल तो जूल है ना, यानी कि 1 किलो जूल कितना हो जाएगा, तो 1 किलो जूल बराबर हो जाएगा 1000 जूल, और 1000 को 10 की पावर 3 लिखते हैं। 1 किलो जूल का मतलब कितना हो गया, तो 10 की पावर 3 जूल। अगर बोल दे 1 मेगा जूल, तो ये कितना हो जाएगा, मेगा के मतलब होता है 10 की पावर 6, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, और जूल है तो जूल, यानी कि 1 मेगा जूल बराबर 10 की पावर 6 जूल। अगर बोल दे 1 गीगा जूल, गीगा का मतलब हो जाता है 10 की पावर 9, तो 1 गीगा जूल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9 जूल हो जाएगा। ये अदर यूनिट था। लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो ये भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो सीजीएस यूनिट, चलो यहाँ पे क्या आया था, एसआई यूनिट क्या आया था, न्यूटन मीटर आया था, ठीक है। न्यूटन का सीजीएस क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है, न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइन होता है। और मीटर का क्या होता है, तो मीटर का सेंटीमीटर हो जाता है। यानी कि सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन गुना सेंटीमीटर। और डाइन गुना सेंटीमीटर को ही क्या बोलते हैं, तो अर्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। यानी सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, तो अर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन अर्ज हो जाएगा। 1 अर्ज कितना हो जाएगा, तो 1 डाइन सेंटीमीटर। 1 अर्ज किसको बोलेंगे, तो 1 डाइन सेंटीमीटर को ही क्या बोलते हैं, 1 डाइन सेंटीमीटर को ही 1 अर्ज बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ज, जूल और अर्ज के बीच में क्या संबंध है, थोड़ा वो देख लो। देखो 1 जूल बराबर अभी कितना देखे थे, तो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर को ही क्या बोलते थे, 1 जूल बोलते थे, ठीक है। न्यूटन को देखो, 1 न्यूटन को कितना बोलते हैं, डाइन में अगर लिखना होगा तो 10 की पावर 5 डाइन हो जाता है। और मीटर कितना हो जाता है, तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। चलिए ठीक है, 1 जूल बराबर न्यूटन के जगह में क्या रख दो, तो 10 की पावर 5 डाइन रख दो। देखो पहले चैप्टर में आपको बताए थे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है,
तो 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये पिछले चैप्टर में आपको बताए भी थे, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन की जगह में क्या रख दिया, 10 की पावर 5 डाइन रख दिए। यहाँ पे 1 मीटर है, मीटर की जगह में क्या रख देंगे, तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे पावर में 5 है, यहाँ पे पावर में 2 है, जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। और डाइन सेंटीमीटर को ही क्या बताए थे, तो डाइन सेंटीमीटर को ही तो अर्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। यानी कि 1 जूल बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 की पावर 7 अर्ज आ जाएगा। चलिए क्या संबंध हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ज। जूल क्या था, तो जूल एसआई यूनिट है वर्क का, एसआई यूनिट है किसका, तो वर्क का। और अर्ज क्या है, तो अर्ज सीजीएस यूनिट है वर्क का, ठीक है। और अर्ज क्या है, तो सीजीएस यूनिट है वर्क का। चलिए और रिलेशन क्या हो गया, तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ज, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ज। चलिए ये याद रखना है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखो अगला टॉपिक क्या है, तो पावर। पावर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या मतलब हो गया, तो किसी काम को आप किस रफ्तार से कर रहे हो, किसी काम को आप किस रफ्तार से कर रहे हो, उसी काम करने के रफ्तार को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। उसी काम करने के रफ्तार को ही क्या कहते हैं, तो पावर कहते हैं। ऐसे समझो, मान लो कि दो लड़का है, ए और बी बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों लड़कों को हमने क्लास में बोला ना कि पूरा एक चैप्टर, अभी यही वाला चैप्टर रिवीजन करो। तो ए ने क्या करा ना कि 1 घंटे में ही ये चैप्टर को रिवीजन कर गया, ठीक है। लेकिन बी क्या कर रहा है ना, 2 घंटा समय ले रहा है रिवीजन करने में। अब देखो आपसे अगर पूछे कि किसने काम को जल्दी समाप्त कर दिया, आप बोलोगे ना कि ए ने तो काम को जल्दी समाप्त कर दिया, क्योंकि इसने तो 1 घंटा ही लिया। यानी कि ए का जो काम करने का रफ्तार है ना वो ज़्यादा है, किससे, तो बी से ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, क्योंकि बी तो 2 घंटा का समय ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे किसका पावर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे पावर ए का ज़्यादा होगा। आपने कैसे पता लगाया, आपने यहाँ पे पता इस तरीके से लगाया कि ए का जो काम करने का रफ्तार है वो ज़्यादा है किससे, बी से। तो आप बोलोगे कि ए का पावर ज़्यादा है। वही चीज़ तो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि काम करने के रफ्तार को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। आप किसी काम को किस रेट से करते हैं, तो उस रेट को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। चलिए समझ में आया होगा। पावर याद रखना कि ये कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा इससे पहले वर्क डन आया था, तो वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी ही था, वहाँ पे भूल गए थे, कहीं पे दिखा नहीं तो इसलिए ध्यान नहीं रहा, ठीक है। पावर भी स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। चलिए ठीक है, ये तो आपका डिफिनेशन हो गया। लेकिन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पावर को पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर क्या हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या हो जाता है, पावर बराबर वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब पावर किस पे डिपेंड करेगा, पावर किस पे डिपेंड करेगा, तो पावर स्पेंट बाय सोर्स डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स पे पावर डिपेंड करता है। पहला देखो ऊपर में क्या आया, वर्क डन है, यानी वर्क डन पे डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, तो टाइम पे डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, पहला किस पे डिपेंड करेगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स। कोई कितना काम कर रहा है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन, आप कितना काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा पावर। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, तो उस काम को करने में कितना समय ले रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना काम कर रहे हो, और दूसरा डिपेंड कर रहा है कि उस काम को करने में आपने कितना समय लगा रहा है, यानी कि वर्क डन और टाइम पे डिपेंड करेगा पावर। चलिए ठीक है, थोड़ा इनको आसान भाषा में समझे। तो चलो एक तो एग्जांपल ऊपर में देखे ही थे कि 2 लड़का था जहाँ पे समय दे दिए थे एक चैप्टर को रिवीजन करने का। यहाँ पे ऐसे समझो कि हाँ 2 किसान हैं, ठीक है, और दोनों किसान क्या कर रहा है ना, अपने 1 बीघा का खेत में पानी दे रहा है। कितना है, तो 1 बीघा का ही खेत है, दोनों 1 बीघा का ही खेत में पानी दे रहा है। दोनों का देखो खेत कितना है, 1 बीघा ही है। चलिए ठीक है, अब मशीन से पटवन कर रहा है। अब मशीन से अगर पटवन कर रहा है तो मान लो कि एक ए फार्मर है, दूसरा बी फार्मर है, ठीक है। ये जो फार्मर है इसने जो इस 1 बीघा में पानी दे रहा है ना, तो इनको देने में 2 घंटा लगा रहा है। मान लो ये जो मशीन से पानी दे रहा है 2 घंटे में पानी दे रहा है। लेकिन बी क्या कर रहा है, जब बी पानी दे रहा है तो मान लो ना कि बी को 4 घंटा लग जा रहा है पानी देने में उसी 1 बीघा का खेत में। अब यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन दोनों के लिए तो बराबर है। दोनों ए और बी फार्मर जो यहाँ पे मशीन से पानी दे रहा है तो 1 बीघा में ही पानी दे रहा है, 1 बीघा में ही पानी दे रहा है। खेत तो दोनों के लिए बराबर है, 1 बीघा ही है, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे क्या तो बराबर है, ठीक है। लेकिन दोनों का देखें तो पटवन करने में एक को 2 घंटा लग जाता है, दूसरे को कितना लग रहा है, 4 घंटा लग जा रहा है। यानी कि पावर ए का ज़्यादा होगा, क्योंकि ए का तो काम करने का रफ्तार ज़्यादा है, ए का काम करने का रफ्तार ज़्यादा है, और बी देखे तो 4 घंटा समय ले रहा है, यानी कि बी का रफ्तार थोड़ा कम है ए से।
तो बी का पावर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। तो देखो पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है, कितना काम कर रहे हो आप, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उस काम को करने में कितना समय लग रहा है। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा यूनिट वगैरह देख लेते हैं, पावर का थोड़ा क्या कर लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं। चलो यहाँ पे एक चीज़ और समझो, पावर का एक और फॉर्मूला आता है, थोड़ा वो भी देख लो, समझे कि नहीं। देखो वर्क डन आया था ना ऊपर में, पावर बराबर क्या था, तो पावर बराबर था वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन अभी हम लोग ऊपर में देखे थे, एफ गुना एस देखे थे, एफ गुना एस देखे थे। देखो वर्क डन को क्या रख दो, एफ गुना एस रख दो यहाँ पे, वर्क डन की जगह में एफ गुना एस बाय क्या हो जाएगा, तो बाय टी हो जाएगा। ठीक है, एस बाय टी कितना होता है, तो एस बाय टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो एवरेज वेलोसिटी होता है, कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे एस टोटल डिस्प्लेसमेंट है, नीचे में टाइम टोटल टाइम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या हो जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी बोल दो या फिर एवरेज स्पीड बोल दो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ही लेके चल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड ही बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी को यहाँ पे एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं, आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा ये सब चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस बाय टी क्या हो जाता है, तो एवरेज स्पीड हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, नीचे में करते हैं, थोड़ा जगह चाहिए भाई। देखो पावर बराबर क्या आ गया था, एफ गुना एस बाय टी आया था ना, तो एस बाय टी को एक जगह लिख दो। देखो यहाँ से एफ गुना एस बाय टी को क्या बोल दे, तो ये एवरेज स्पीड है, और एवरेज स्पीड को बी से डिनोट कर दो, यानी कि पावर बराबर एफ गुना बी भी बोल सकते हैं। पावर बराबर क्या बोल सकते हैं, तो एफ गुना बी भी बोल सकते हैं, फोर्स गुना एवरेज स्पीड। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या देखे थे, पावर बराबर वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना, आपको कहीं भी काम पड़ सकता है। दो फार्मूला आया पावर का, पहला आ गया वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये तो आपका क्या बोलते हैं, मेन फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या आ गया यहाँ पे, तो पावर बराबर फोर्स गुना एवरेज स्पीड। चलिए ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, तो पावर का यूनिट वाट हो जाता है। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, तो वाट होता है। वाट बोलते किनको है, तो देखो वर्क डन का क्या था, ऊपर में जूल होता है, तो 1 जूल, और नीचे में देखो टाइम था ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल ले लो, और टाइम का क्या ले लो, 1 सेकेंड ले लो। ठीक है, तो 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, 1 जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। 1 जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, 1 वाट बोल दो, तो 1 जूल पर सेकेंड को ही कितना बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर लिखते क्या है, तो जूल पर सेकेंड नहीं लिख के वहाँ पे क्या लिखते हैं, वाट लिखते हैं। ठीक है, चलिए इनका और अदर यूनिट क्या हो जाएगा, तो जैसे किलो वाट आपसे बोल दें, क्या बोल दें, किलो वाट। किलो का मतलब अभी ऊपर में बताए थे, किलो का मतलब 1000 होता है, यानी कि 1 किलो वाट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 वाट के बराबर हो जाएगा। 1 मेगा वाट है, तो मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, तो 1 मेगा वाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। अगर 1 गीगा वाट है, तो गीगा का मतलब 10 की पावर 9 होता है, तो 1 गीगा वाट बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9 वाट हो जाएगा। चलिए और भी छोटा यूनिट होता है, ये तो बिगर यूनिट था, ये क्या था, बिगर यूनिट था। स्मॉलर यूनिट अगर लेंगे ना, तो स्मॉलर यूनिट के लिए मिली यूज कर लेते हैं। 1 मिली वाट, मिली कितना होता है, तो 10 की पावर -3 होता है। मिली कितना होता है, तो 10 की पावर -3, तो 1 मिली वाट बराबर 10 की पावर -3 वाट हो जाएगा। माइक्रो यूज कर सकते हैं, तो 1 माइक्रो वाट बराबर कितना हो जाएगा, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, कितना होता है, 10 की पावर -6, तो 1 माइक्रो वाट बराबर 10 की पावर -6 वाट। बात को समझे कि नहीं। चलो पावर का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, तो सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ज पर सेकेंड। ये कहाँ से आया, अरे देखो पावर बराबर क्या था, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम था ना, और पीछे में बताए थे कि वर्क डन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो अर्ज होता था, अगर याद हो तो वर्क डन का सीजीएस यूनिट अर्ज होता है, और टाइम का सेकेंड ही होता है सीजीएस भी, समझे कि नहीं। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, तो अर्ज पर सेकेंड आ गया, और इसी को लिखते हैं अर्ज गुना एस की पावर -1, यानी कि अर्ज पर सेकेंड, ये आपका सीजीएस यूनिट हो गया किनका, पावर का। और वर्क डन का सीजीएस यूनिट अर्ज होता है, अगर याद ना हो तो यहाँ पर फिर से आया है तो याद हो जाना चाहिए। वर्क डन का सीजीएस यूनिट अर्ज होता है, एसआई यूनिट वर्क डन का कितना होता है, तो जूल होता है भाई। बात को समझे कि नहीं। चलो तो 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 जूल पर सेकेंड हो गया। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड ये आपका एसआई में हो गया, और अगर सीजीएस में लिखेंगे यही चीज़, तो 10 की पावर 7 अर्ज पर सेकेंड हो जाएगा। 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल बराबर हो जाएगा 10 की पावर 7 अर्ज। पीछे में रिलेशन देखे थे ना, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ज, और सेकेंड है तो यहाँ भी सेकेंड, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड बराबर 10 की पावर 7 अर्ज पर सेकेंड हो जाएगा।
चलो ठीक है, हॉर्स पावर ये भी एक यूनिट है जो कि मशीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मशीन वगैरह खरीदने जाओगे ना तो आप पूछोगे कितना एचपी का मशीन है, वहाँ पे उसे बोल चल की भाषा में गाँव के लोग आएंगे तो वो एचपी बोल देता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे एचपी नहीं होता है, एचपी होता है, एच हॉर्स पावर। 1 HP का है या 1.5 HP का है या 2 HP का, 2.5 HP का, ऐसे मशीन के लिए हम लोग ये यूनिट यूज करते हैं, समझे कि नहीं। तो 1 HP कितना हो जाता है, तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। अगर किलो वाट में लिखेंगे ये चीज़ तो कितना हो जाएगा, 0.746 किलोवाट हो जाएगा। तो याद रखना है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना हो जाता है, तो 746 वाट हो जाता है। और अगर किलो वाट में लिखेंगे तो 0.746 किलोवाट हो जाता है। चलो ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर, वर्क और पावर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वर्क डन क्या बताए थे, वर्क डन बताए थे कि फोर्स गुना क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन पावर अभी हम लोगों ने देखा, पावर क्या था, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क था, रेट ऑफ डूइंग वर्क था, यानी कि पावर बराबर क्या था, तो W/T था। तो ये एक डिफरेंस हो गया। यहाँ पे वर्क डन देखे थे क्या, तो फोर्स गुना S देखे थे। अगर किसी एंगल पे होगा तो Fs cos थीटा लगा देते थे, है ना। चलो ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, तो वर्क डन देखो तुम्हारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं पे देखो वर्क डन का फॉर्मूला में टाइम आया है क्या, Fs cos थीटा आया, टाइम तो कहीं नहीं है। यानी कि जो वर्क डन होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। लेकिन जो पावर है वो पावर टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला में ही टाइम है, तो पावर टाइम पे डिपेंड करता है। SI यूनिट ऑफ वर्क क्या था, तो वर्क का SI यूनिट जूल होता है, लेकिन SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, तो पावर का SI यूनिट वाट हो जाता है। तो ये आपका 3 डिफरेंस यहाँ पे वर्क और पावर के बीच में हो गया। चलो यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, एनर्जी। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी एज वर्क डन। देखो एनर्जी जो है ना वो वर्क डन से मिलता जुलता है, दोनों समझो कि सिमिलर ही है, समझे कि नहीं। लेकिन एनर्जी का डिफिनेशन क्या हो जाता है, तो एनर्जी का डिफिनेशन हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई बॉडी कितना काम कर सकता है ना, किसी बॉडी के अंदर में कितना कैपेसिटी है काम करने का, तो उनकी कैपेसिटी को ही क्या बोल देते हैं, एनर्जी बोल देते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आज आपको क्या करना है ना, दिन भर लिखते रहना है, समझे कि नहीं। एक बुक दे दिया मैंने बोला कि बैठकर लिखते रहो, आप बोलोगे कि नहीं मैं तो 6-7 पेज लिख सकता हूँ, यानी कि आपके बॉडी के अंदर 6-7 पेज लिखने का ही एनर्जी था, 6-7 पेज लिखने का ही एनर्जी था। काम करने का क्षमता आपका 6-7 पेज ही है, यानी कि आपके अंदर में उतना सा ही एनर्जी था। तो आप कितना काम कर सकते हो, आपका बॉडी कितना काम कर सकता है, तो जितना काम कर सकता है वही एनर्जी है। मैंने आपको बोला ना कि आप क्या करो, एक गाड़ी को धक्का लगाओ, तो आप बोलोगे कि नहीं हम 100 मीटर जो है ना इसको धक्का लगा सकते हैं, उनसे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके बॉडी के अंदर में क्या था, तो 100 मीटर धक्का लगाने का क्षमता था। तो यानी कि आपके बॉडी के अंदर में जो काम करने का क्षमता था तो वो 100 मीटर तक ही था, उनके बाद आपके बॉडी में क्षमता ही नहीं है। तो आपका बॉडी कितना काम कर सकता है, आपके बॉडी में काम करने का कितना कैपेसिटी है, आपके बॉडी में कितना काम करने का कैपेसिटी है, उसी काम करने के कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जो और वर्क जो होता है ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपके अंदर में जितना एनर्जी होगा वो उतना ही आप काम कर पाओगे ना। आपके बॉडी के अंदर में जितना एनर्जी होगा उतना ही आप काम कर पाओगे, वर्क डन कर पाओगे फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, F गुना S होता है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर में एनर्जी ही मान लो नहीं है तो आप वर्क डन कहाँ से करोगे, आप फोर्स कहाँ से लगाओगे, समझे कि नहीं। तो एनर्जी और वर्क डन जो होता है ये दोनों वर्ड एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। तो चलो एनर्जी को कैसे डिफाइन कर देंगे, तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। आपका बॉडी के अंदर में कितना कैपेसिटी है काम को करने का, तो वही कैपेसिटी को क्या बोल देते हैं, एनर्जी बोल देते हैं। चलो ठीक है, एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे देखें तो वर्क भी आपका स्केलर क्वांटिटी था, पावर भी स्केलर क्वांटिटी था, और एनर्जी भी जैसा कि वर्क कैसा क्वांटिटी है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या बताएगी, वर्क और एनर्जी ये दोनों तो मिलता जुलता है, जितना एनर्जी आपके अंदर में उतना ही आप काम कर पाओगे, एक्स्ट्रा तो ना काम कर पाओगे। तो वर्क और एनर्जी ये दोनों रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। चलो यूनिट क्या हो जाएगा, तो जो वर्क डन का यूनिट था ना वही एनर्जी का भी यूनिट हो जाता है। तो SI यूनिट ऑफ वर्क क्या था, जूल था, तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या था, तो अर्ज था, तो सीजीएस यूनिट एनर्जी का भी क्या हो जाएगा, एनर्जी का भी अर्ज हो जाएगा। और पीछे में हम लोगों ने ये रिलेशन देखा था कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ज हो जाता है।
चलिए ठीक है। बड़ा यूनिट क्या हो जाता है, बिगर यूनिट एनर्जी का क्या हो जाता है, तो एनर्जी का बिगर यूनिट वाट आवर। वाट आवर, देखो वाट आवर यहाँ से सुनने से लग रहा है ना ये पावर का यूनिट है, लेकिन नहीं, ये पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है वाट आवर। ठीक है, ये बताएंगे आपको कहाँ पे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे निकाल के दिखाएंगे ये वाट आवर कैसे ये एनर्जी का यूनिट होता है। बस यहाँ पे देख लो, एनर्जी का बिगर यूनिट क्या हो गया, तो वाट आवर हो गया या फिर किलो वाट आवर हो गया। क्या हो गया, किलो वाट आवर। हम लोग जो घर वगैरह में बिजली यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे किलो वाट आवर ही यूज़ किया जाता है। 1 किलो वाट आवर बराबर ही 1 यूनिट होता है। हम लोग घर में बोलते हैं ना 1 यूनिट बिजली बिल उठ गया, या फिर 2 यूनिट बोल देते हैं, 3 यूनिट बोल देते हैं, तो 1 यूनिट बराबर ही हो जाता है 1 किलो वाट आवर। यही वाला यूनिट यूज़ करते हैं, किलो वाट आवर वाला, समझे कि नहीं। तो ये एनर्जी का यूनिट है, वाट आवर बोल दो या फिर किलो वाट आवर बोल दो, ये एनर्जी का यूनिट है। और यहाँ पे देखो नीचे में रिलेशन दे भी रखा है। हम तो सोच रहे थे कि इसको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो बता ही देते हैं। देखो 1 वाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या था, रिलेशन क्या था, पावर का देखो फॉर्मूला क्या था। थोड़ा पावर का फॉर्मूला को देखो, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा हम जगह खाली कर लेते हैं। देखो पावर बराबर क्या था, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम था। ठीक है, टाइम को थोड़ा इधर मल्टीप्लाई करो तो पावर गुना टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अब क्या बताए कि जितना आपके अंदर में एनर्जी है उतना ही आप वर्क डन कर पाओगे, और वर्क डन और एनर्जी दोनों का यूनिट तो सेम ही होता है। चलो ठीक है, वर्क डन, तो वर्क डन का यहाँ पे देख लो, पावर गुना क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, पावर का देखो यूनिट क्या ले लो, वाट होता है, तो पावर का 1 वाट हो गया। अब यहाँ पे समय, समय अगर 1 घंटा ले लेते हैं, कितना समय, 1 घंटा ले लेते हैं, तो अगर पावर 1 वाट है और आपने 1 घंटे तक काम करा है, कितना घंटे तक, 1 घंटे तक काम करा है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, 1 वाट आवर बोल देते हैं। क्या बोले, किसी मशीन का मान लो पावर कितना, 1 वाट है और 1 घंटे तक काम करा है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, 1 वाट आवर बोल देते हैं। और ये 1 वाट आवर अगर इनको जूल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 वाट बराबर जूल कितना हो जाता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, और 1 आवर बराबर, इनको 1 आवर देखो एसआई यूनिट नहीं है, इनको एसआई यूनिट में चेंज करना होगा। वह आवर है ना, यहाँ पे आवर को किस में लेके जाओ, सेकेंड में लेके जाओ, तो देखो 3600 सेकेंड हो जाएगा, 3600 सेकेंड, तो यहाँ से देखो 3600 जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 वाट आवर बराबर कितना हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा। किलो जूल में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 3.6 किलो जूल आ जाएगा। चलो याद रखना कि 1 वाट आवर बराबर कितना, तो 3600 जूल, और ये एनर्जी का यूनिट है वाट आवर। ठीक है, वैसे ही देखो किलो वाट आवर, वैसे ही क्या, तो किलो वाट आवर। अब देखो 1 किलो वाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, तो किलो वाट है ना, यानी कि 1000 वाट आ गया। 1 किलो वाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट, यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड हो गया। वाट को ही तो बोलते थे जूल पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड हो गया। अब आवर को किस में चेंज करेंगे, 3600 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि आवर एसआई यूनिट नहीं है, सबको एसआई यूनिट में लेना है। यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। चलिए ये हो गया 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। और देखो ये वाला रिलेशन अगर कैसे निकला है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो इनको निकाल के दिखाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, समझे कि नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना तुम लोग ये वाला रिलेशन नहीं लेके आ पाओगे खुद से, अगर नहीं करा है कभी तो। चलो कर ही देते हैं, यहीं पे देखो कितना 36, और देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे देखो 3 जीरो है, तो 3 2 5 है ना, इनको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना जूल हो गया। यहाँ पे ये वाला सेकंड, ये वाला सेकंड कट जाएगा, क्योंकि एनर्जी है ना, तो एनर्जी है तो जूल में ही होना है, वर्क डन का जूल में होता है तो एनर्जी का भी जूल हो जाएगा। सेकंड वहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो ना, 10 से ऊपर नीचे डिवाइड और गुना कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिए और ऊपर भी 10 से क्या कर दो, गुना कर दो। अब ये वाला देखो 36/10, इनको क्या लिख सकते हैं, तो 36/10 को लिख सकते हो ना 3.6 गुना। देखो पहले से यहाँ पे 10 की पावर 5 था, यहाँ पे एक और 10 आ गया, यानी क्या बन जाएगा, 10 की पावर 6 बन जाएगा, 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल हो गया। और 1 वाट आवर अगर पूछ दे आपसे तो 1 वाट आवर बराबर 3600 जूल। 1 किलो वाट आवर बराबर कितना, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। और यहाँ पे एक बात बताया कि 1 किलो वाट आवर जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, तो 1 यूनिट बोलते हैं, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, घर में 1 यूनिट जो बोलते हैं। चलिए समझ में आया होगा। और कैलोरी, कैलोरी भी आपका एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन हीट एनर्जी का यूनिट है ये। जब कैलोरीमेट्री चैप्टर देखेंगे वहाँ पे हीट एनर्जी का जो यूनिट यूज करेंगे वो कैलोरी ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी का
यूनिट क्या हो जाता है, कैलोरी हो जाता है। हीट एनर्जी है तो वो एनर्जी ही एक तरह का, तो एनर्जी का एक तरह का ये भी यूनिट है, कैलोरी भी है। लेकिन कैलोरी हम लोग जो इन सब एनर्जी में यूज नहीं करते हैं, कैलोरी हम लोग सिर्फ हीट एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो जूल और कैलोरी के बीच में क्या रिलेशन है, तो 1 जूल बराबर हो जाता है 0.24 कैलोरी, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, या फिर 1 कैलोरी बराबर क्या बोल दो, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल बोल दो, या फिर 1 जूल बराबर क्या बोल दो 0.24 कैलोरी। ये वाला रिलेशन याद रखना, ये वाला रिलेशन 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, ये वाला रिलेशन याद रहता है। पहला वाला रिलेशन बहुत कम याद रहेगा। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। देखो कैलोरी बड़ा यूनिट होता है जूल से, क्योंकि जूल में 4.18 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब कैलोरी होता है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल हो जाता है। और भी यूनिट यहाँ पे दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एनर्जी का यूनिट है। किनका है, तो ये भी एनर्जी का यूनिट है। लेकिन हम लोग ये वाला एनर्जी का यूनिट जो वो एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, समझे कि नहीं। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग चार्ज लिखते हैं 1.6 से गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। अब यहाँ पे देखो वोल्ट है ना, तो कितना लेते हैं, तो 1 वोल्ट ले लो, तो गुना 1 वोल्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 से गुना 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, तो जो भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही जूल। क्या बोले, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो जो भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है, इतना चार्ज होता है। ठीक है, कूलम यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, जूल लिखना है। तो यही हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। सुनने में नहीं लगता है कि वो पोटेंशियल वगैरह का यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका एनर्जी का ही यूनिट हो जाता है। चलो ठीक है, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। एनर्जी और पावर के बीच में क्या डिफरेंस है। एनर्जी क्या था, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी बॉडी में कितना काम करने का क्षमता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी बॉडी में कितना काम करने का क्षमता है, उसी क्षमता को क्या बोलते थे, एनर्जी बोलते थे। लेकिन पावर क्या था, तो पावर था कि किसी काम को आप किस रेट से करते हो, किसी काम को आप किस रफ्तार से कर सकते हो, तो वो रफ्तार को क्या बोलते थे, पावर बोलते थे। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते थे, पावर बोलते थे। ठीक है, एनर्जी जो है वो आपका टाइम पे डिपेंड फिर से नहीं करता है, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन ये दोनों मिलता जुलता वर्ड है। एनर्जी, जितना एनर्जी है उतना ही वर्क डन कर पाओगे, समझे कि नहीं। तो वर्क डन देखे थे ना पीछे में, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो पावर है, तो पावर बराबर ही वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ पे पावर टाइम पे डिपेंड करता है। एनर्जी का एसआई यूनिट कितना हो जाता है, तो जो वर्क डन का एसआई यूनिट है यानी कि जूल हो जाएगा, और पावर का एसआई यूनिट वाट हो जाता है। चलिए यहाँ पर आपका सेक्शन ए खत्म हो गया है, और अब चलेंगे सेक्शन बी में। अगर सेक्शन ए में कुछ डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चूँकि ये पीडीएफ है तो हमें भी समझाने में थोड़ा तकलीफ होता है, जगह खाली वगैरह नहीं होता है, और हम रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, थोड़ा मैनेज करके चलना होगा आपको भी, और हमें भी मैनेज करके चलना होगा, समझे कि नहीं। बट अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ। चलेंगे अब सेक्शन बी में। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका क्या दे रखा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी के बारे में थोड़ा जानना है। चलो सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाता है, तो एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी किसी बॉडी में एनर्जी वगैरह आता हो किससे, तो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट से आता हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन की वजह से आता हो। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जब किसी बॉडी में एनर्जी आएगा, उसी एनर्जी को क्या बोल देंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोल देंगे। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, एक आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दूसरा काइनेटिक एनर्जी हो गया। किसी भी बॉडी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, किसी भी बॉडी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ इट्स पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी में, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चलिए ये वाला भी आगे में यूज भी है, बस यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी बॉडी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, समझे कि नहीं। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा। पोटेंशियल एनर्जी अब किसको बोल देंगे, थोड़ा वो देख लेते हैं।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय ए बॉडी द वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ में आया? देखो, अरे एनर्जी जब किसी बॉडी में आए ना, किन की वजह से, या तो उनका पोजीशन चेंज होने की वजह से या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से। तो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जब किसी बॉडी में एनर्जी आएगा ना, तो उसी एनर्जी को बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कि कोई बॉल है, ठीक है, अभी वो ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल से हमने क्या करा, इस बॉल को उठा के यहाँ पर लेके चला आया, तो देखो इनका पोजीशन चेंज कर दिया ना। ग्राउंड था तो ग्राउंड पे हाइट कितना था, हाइट 0 था, चलो ये कुछ हाइट h मान लो, तो जब ये ए पोजीशन पे आया तो यहाँ पर हाइट कितना हो गया, तो हाइट कुछ h हो गया, तो हाइट बढ़ गया ना, यानी पोजीशन चेंज हो गया ना। यानी कि यहाँ पर जो नीचे में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जब इनको ए पोजीशन पे लेके गए तो इनके अंदर में कुछ एनर्जी आ गया, और इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी ड्यू टू किनकी वजह से, या तो पोजीशन चेंज होने की वजह से या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से, उसी को क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। चलो इनके बारे में अभी आगे में एक्सप्रेशन वगैरह आएगा। पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल तो यही वाला हो गया कि जब किसी बॉल को मान लो किसी हाइट एच पे लेके जाएंगे तो उसके अंदर में कुछ एनर्जी आ जाएगा, समझे कि नहीं। नीचे में चूँकि हाइट 0 था तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था, कुछ हाइट पे यहाँ पर लेके गए तो कुछ एनर्जी आ गया। कितना एनर्जी आएगा वो अभी आगे में एक्सप्रेशन वगैरह देखेंगे। चलो फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक को बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे को बोल देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पोजीशन चेंज होने की वजह से, जो अभी हम लोगों ने ऊपर में एक एग्जांपल देखा, किसी बॉल को हाइट एच पे लेके चले गए तो उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो यही वाला एनर्जी आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसको बोल देंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किनकी वजह से, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होगा तब बोलेंगे उसके अंदर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई रबड़ वगैरह है, रबड़ को खींचेंगे ना, तो देखो रबड़ को जैसे खींचेंगे तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज होगा। वैसे मान लो किसी स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। जब किसी स्प्रिंग को भी खींचेंगे ना तो उसके अंदर में भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। जब पोजीशन चेंज होगा, यानी कि हाइट अगर ऊपर नीचे करेंगे तो वहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उस बॉडी में चेंज। और जब उनका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, जैसे रबड़ वाला एक एग्जाम्पल हो गया या फिर आप स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल समझ सकते हैं, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो उनको ही क्या बोल देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब हो गया, देखो इससे पहले जो यहाँ पे देखे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किनको बोल रहे थे, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से, वो तो ठीक है सिंपल भाषा में समझ लिए, लेकिन चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी को फोर्स के रिस्पेक्ट में समझना होगा, यानी कि किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन तो होगा जरूर, तभी तो ये एनर्जी है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे किस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होता है। ऐसे समझो, मान लो कि ये आपका एक बॉल है, ये क्या है, तो आपका एक बॉल है। देखो बॉल के नीचे तो हमेशा Fg लगने वाला है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, ठीक है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, इस बॉल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस बॉल को जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बॉल के ऊपर एक बल लगाने वाले हैं ऊपर की दिशा में, एक बल ऊपर की दिशा में लगाएंगे तभी वो बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर काउंटर करना है, अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करना है तो ऊपर की तरफ एक बल लगाना ही पड़ेगा, तभी ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम जो इस बॉल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो Fg के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करके आप जब किसी को h हाइट तक लेके जाते हो तो वही वर्क डन हो जाता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात को समझे कि नहीं, फिर से बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में आप अगर वर्क डन करते हैं तो वही वर्क डन हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन का मतलब क्या हो गया कि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उनके अगेंस्ट में किसी हाइट तक लेके जाना किसी भी वस्तु को, तो वहाँ पे क्या होगा, पोजीशन ही तो चेंज होगा। वहाँ पे क्या होगा, पोजीशन ही चेंज होगा। जब किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं हम, भले ही ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन जब हम किसी हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, Fg के अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, उनके अपोजिट में लेके जाना। तो जब किसी वस्तु को उनके अपोजिट में लेके जाएंगे तो हाइट भी बढ़ेगा, यानी कि पोजीशन भी चेंज हो रहा है और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन भी हो रहा है।
बात को समझे कि नहीं। वही जो वर्क डन होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। सिंपल भाषा में याद रखना है तो क्या बोल देंगे, एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। लेकिन अगर वर्क डन के रिस्पेक्ट में समझेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होना चाहिए, तभी बोलेंगे उनको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इनका एक्सप्रेशन जानना है, चलिए इनका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यू का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो यू बराबर क्या हो जाता है, mgh हो जाता है। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो mgh हो जाएगा। ये mgh देखो पीछे में भी आया हुआ था ये फॉर्मूला, वहाँ पे बोले नहीं थे कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ, लेकिन ये बोले थे कि ये वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन है ये वाला mgh। तो यहाँ पे जो mgh है, जब किसी हाइट h पे लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, u बराबर mgh हो जाता है। कैसे आएगा, तो वही यही वाला फॉर्मूला यूज़ करो, समझे कि नहीं, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। देखो w बराबर क्या होता है, f गुना डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, तो mg होता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो चलो मान लो कि h हाइट तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो mgh हो जाएगा। तो यही तो है, w बराबर कितना हो गया, mgh हो गया। और क्या बताया यहाँ पे कि वर्क डन करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो हमने तो यहाँ पे हाइट h तक लेके जा रहे थे, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, तो यही वर्क डन को बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u बराबर कितना हो जाएगा, तो mgh के बराबर हो जाएगा। चलिए याद रहेगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u बराबर कितना हो जाएगा, तो mgh के बराबर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या चीज़ हो जाएगा, अभी जस्ट पीछे में देखे थे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जब किसी बॉडी में एनर्जी आए तो उसको बोल देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया ना किसी बॉडी का शेप को चेंज कर देना, डिफॉर्म कर देना। जैसे कि प्लास्टिक वाला बॉल वगैरह आता है, उनको हम लोग दाब सकते हैं, दाब के उनको डिफॉर्म कर दिए, शेप थोड़ा चेंज कर दिए। अब जो हमने जो फोर्स लगाया, हमने जो वहाँ पे फोर्स लगा रहा है उस बॉडी का शेप को चेंज करने में, तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ वर्क डन होगा। तो आपने जितना भी वर्क डन करा उस बॉडी का शेप को चेंज करने में, और उसी वर्क डन को ही बोल देते हैं क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बात को समझे कि नहीं। जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप जब चेंज होगा तो आपने जितना वर्क डन करा है उनको डिफॉर्म करने में, तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। आपने जितना वर्क डन करा है उस बॉडी का शेप को चेंज करने में, वही वर्क डन किसके बराबर हो जाता है, तो वही वर्क डन हो जाता है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे याद रखना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, आपने जो भी वर्क डन कर रहा है उनके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में, उनके शेप को चेंज करने में, वही वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी देख लिए, u बराबर कितना हो गया, तो mgh हो गया। चलिए एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, यहाँ पे देखो u बराबर कितना आया है, mgh आया है। u बराबर यहाँ पे mgh इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल यहाँ से किसी बॉल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, है ना, और यहाँ पे जो है h को 0 मान के चल रहे थे, और ये वाला हाइट h हो जा रहा था, तभी तो u बराबर यहाँ पे कितना आ रहा था, mgh आ रहा था। ठीक है, मान लो ना कि कोई बॉडी पहले से किसी हाइट h1 पे है, कोई बॉल ही मान लो, जैसे ये वाला बॉल मान लो, ठीक है, ये वाला ग्राउंड का लेवल हो गया। जहाँ से देखो हम बोल देते हैं कि ये वाला पहले से h1 हाइट पे है। अब क्या कर रहे हैं, इस बॉल को ये वाला ए पोजीशन बोल दिए, ठीक है, इस बॉल को ऊपर लेके गए और कहाँ तक पहुँचा दिए, बी पोजीशन पे पहुँचा दिए। यहाँ पे बॉल अब आ गया, ठीक है, ये h1 था, और ये वाला पूरा बोल दो कितना, ये वाला पूरा बोल देते हैं h2, कितना बोल देते हैं, h2 बोल देते हैं। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे कि कितना एनर्जी यहाँ पे बढ़ा या घटा, आप क्या बोलोगे, एनर्जी बढ़ा या घटा, सबसे पहले तो ये सवाल आता है। तो एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि हाइट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। कितना अमाउंट में बढ़ा, कितना गेन हुआ पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में, तो तुम क्या करोगे, पहले कितना था, पहले h1 हाइट पे था, यानी कि अगर इस पोजीशन पे एनर्जी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो u1 लिख दो, u1 बराबर क्या लिख देंगे, mgh1 लिख दोगे सिंपली। जब बॉल बी पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ पे इनको u2 बोल दो, ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरा हाइट कितना है, h2 है, यानी कि mgh2 हो गया, mgh2 हो गया। लेकिन ये तो पूरा यहाँ से ग्राउंड लेवल से ये हाइट h2 लिए हुए ना, लेकिन बॉल तो पहले से h1 पे था, h1 से हमने यहाँ तक लेके गया है, बी पॉइंट तक लेके गया है। तो कितना एनर्जी बढ़ा उस बॉडी में, कितना एनर्जी बढ़ा, अगर हमें वो निकालना है तो इस प्रकार से डेल्टा यू लिख दो, और क्या करेंगे, तो mgh2 माइनस क्या कर देंगे, तो mgh1 कर देंगे, क्योंकि पहले से हाइट h1 पे था, यानी कि उनके अंदर में पहले से mgh1 एनर्जी था, है ना। तो यहाँ पे कितना एनर्जी बढ़ गया, तो mgh2 माइनस mgh1 कर दिया, तो इतना एनर्जी बढ़ गया उस बॉडी के अंदर में।
समझे कि नहीं। तो यहाँ पे गेन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है, गेन हुआ है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन लॉस भी हो सकता है। अगर उल्टा करेंगे ना तो लॉस हो जाएगा। उल्टा का क्या मतलब हो गया, देखो उल्टा का मतलब क्या हो गया, मान लो ना कि पहले से ही बॉल आपका बी पॉइंट पे है, पहले से ही बॉल क्या है तो आपका बी पॉइंट पे है। अगर पहले से बॉल बी पॉइंट पे है यानी कि उनके अंदर में पहले से ही एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी उनको यू आई बोल देते हैं। उनके अंदर में पहले से एनर्जी कितना था, mgh2 था, ठीक है। अब यहाँ से इस बॉल को मान लो छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो ये ए पॉइंट पे चलो पहुँचा, ठीक है। ए पॉइंट पे जब पहुँचेगा तो यहाँ पे आके उसके अंदर में एनर्जी कितना बचेगा, तो यू वाला फाइनल एनर्जी बोल दो, ये कितना बचेगा, mgh1 बचेगा। तो वो पहले हाइट h2 पे था तो ज़्यादा एनर्जी था ना, mgh2 था, और बाद में जब ए पोजीशन पे पहुंचा तो यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी बोल रहे हैं ये mgh1 है, ये छोटा होगा क्योंकि हाइट h1 छोटा है h2 से। बात को समझ रहे हो ना, हाइट h1 जो है वो h2 से छोटा है, इसीलिए uf बराबर mgh1 क्या होगा, छोटा होगा किससे, तो mgh2 से। ये तो पहले का एनर्जी है ये वाला, और ये वाला बाद का एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एनर्जी, एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस एनर्जी हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अगर ये पूछ दे आपसे, पहले उसके अंदर में कितना एनर्जी था तो mgh2 एनर्जी था, ठीक है। बाद में कितना हो गया तो mgh1 हो गया, यानी यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, लॉस इन एनर्जी निकल जाएगा, और लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh2 माइनस mgh1। बात को समझे कि नहीं। इससे पहले जब नीचे से ऊपर लेके जा रहे थे तो गेन हो रहा था, क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, गेन हो रहा था एनर्जी में, और वहाँ भी mgh2 माइनस mgh1 ही कर रहे थे तो वहाँ पर गेन हो जा रहा था। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस इन एनर्जी हो रहा है, और यहाँ पे आके भी यही फॉर्मूला हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1। बात को समझे कि नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि ग्राउंड लेवल पे चूँकि हाइट कितना होता है, 0 होता है। ग्राउंड लेवल पे चूँकि हाइट 0 लेके चलते हैं इसीलिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, समझे कि नहीं। ग्राउंड लेवल पे हाइट चूँकि क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं, इसलिए वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। चलिए ये याद रखिएगा। और अगर इन्फिनिटी पे पूछ दें कि इन्फिनिटी पे बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो इन्फिनिटी पे भी 0 होता है, ग्राउंड पे भी 0 होगा और इन्फिनिटी पे भी 0 होगा। इन्फिनिटी पे 0 क्यों होगा, इन्फिनिटी पे तो कुछ हाइट है ना, हाइट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्फिनिटी पे क्या होगा ना, ये वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, यही एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही लगभग 0 हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पर वर्क डन ये वाला 0 हो जाएगा। और ये वर्क डन 0 हो गया यानी कि ये वाला पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो एक तो इन्फिनिटी पे 0 होगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर अनंत दूरी पे है, यहाँ पे भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। और दूसरा क्या बोले, ग्राउंड पे भी याद रखने की 0 होता है, ग्राउंड पे भी 0 होता है। इन्फिनिटी पे जो 0 होगा वो फोर्स 0 होने की वजह से, और ग्राउंड पे जो 0 होगा वो हाइट 0 होने की वजह से। बात को समझे कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे भी 0, फोर्स 0 होने की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे भी 0 और हाइट 0 होने की वजह से यहाँ पे। चलिए ये क्लियर हो गया होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम करेगा आपका, समझे कि नहीं। चलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, एनर्जी ड्यू टू किन की वजह से, तो स्टेट ऑफ मोशन की वजह से, इस कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमने किसी बॉडी के ऊपर बल लगाया, ठीक है, बल लगाने की वजह से उस बॉडी में मोशन आ जाना चाहिए, यानी कुछ वेलोसिटी आ जाना चाहिए, कुछ स्पीड आ जाना चाहिए। अगर कुछ स्पीड आ गया है उस बॉडी के अंदर में, तब जो एनर्जी होगा उस बॉडी में उसी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगर हमने बल लगा रहा है और बल लगाने की वजह से उस बॉडी में कुछ स्पीड ही नहीं आ रहा है, जैसे दीवार में बल लगा दिए, कुछ दीवार आगे की तरफ बढ़ने वाला ही नहीं है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी क्या कर रहा है, गाड़ी में हम धक्का लगा रहे हैं तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ स्पीड आया उस गाड़ी के अंदर में, यानी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किनको बोल देते हैं, एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन की वजह से। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब हो गया कुछ उसके अंदर में वेलोसिटी होना चाहिए, कुछ उसके अंदर में स्पीड होना चाहिए। अगर किसी बॉडी में स्पीड है, हमारे बल लगाने की वजह से उस बॉडी में स्पीड आ रहा है, तब जो वर्क डन होगा वहाँ पे, वही वर्क डन क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। वही वर्क डन क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। बात को समझे कि नहीं। चलो याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किसको बोल देते हैं, एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मोशन की वजह से जब किसी बॉडी में एनर्जी होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। इनका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाता है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ½ mv²। याद रखना है इनको। और अगर किसी को जानने की ये आया कहाँ से, तो हल्का ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे कि थोड़ा जगह हम खाली देख रहे हैं कहाँ पे है,
यहाँ पे देख लो छोटा सा जगह है, देखो ये मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, अभी ये रेस्ट में है, इस बॉडी के ऊपर बल लगाया हमने, चलो F बल लगाया, ठीक है। अभी यहाँ पे चलो U बोल देते हैं जीरो, U बोल देते हैं जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो हो गया। ये बॉडी क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, चलो ये बॉडी बढ़ के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे बोल देते हैं इस पोजीशन पे आके इसके अंदर में वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी कुछ भी बोल दिए। चलो कितना डिस्प्लेसमेंट करा, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कर गया। बात को समझे कि नहीं। चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वर्क डन बराबर हो जाता है F गुना S। वर्क डन बराबर क्या होता है, तो F गुना S। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करते हैं, तो क्या बताए कि जो भी उस बल के द्वारा वर्क डन होगा वहाँ पे, वही वर्क डन क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे स्पीड आ रहा है ना उस बॉडी में, स्पीड की वजह से ही तो काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं। तो स्पीड लाने में जो हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं, स्पीड लाने में जो उस बॉडी के ऊपर हमने बल लगाया, तो जो भी उस बल के द्वारा वर्क डन किया गया वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। चलिए के बराबर क्या हो जाता है, F गुना S हो जाता है। फोर्स बराबर क्या होता है, M इंटू ए होता है। चलो M ए रख दो। अब देखो आपने मोशन का 3 फॉर्मूला पढ़ा होगा। पहला क्या पढ़ा होगा, V बराबर यू ए टी, V बराबर U प्लस ए टी पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, तो V पर स्क्वायर बराबर U पर स्क्वायर प्लस 2AS पढ़ा होगा। एक और आपने पढ़ा होगा तीसरा वाला कि S बराबर क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है। दूसरा वाला यूज करो, देखो V स्क्वायर बराबर क्या है, U पर स्क्वायर प्लस 2S। देखो यहाँ पे बोला है ना कि स्टार्टिंग में U जीरो है, स्टार्टिंग में वो जो बॉडी था वो रेस्ट में था, हमने बल लगाया तब वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ था। चलो U जीरो हो गया ना, तो ये वाला U स्क्वायर तो जीरो हो गया, यानी यहाँ से V पर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2AS हो जाएगा। देखो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था ना, देखो यहाँ पे S डिस्प्लेसमेंट ही है, S बराबर क्या लिख सकते हैं, तो V पर स्क्वायर बाय 2A लिख सकते हैं। S बराबर क्या लिख सकते हैं, तो V पर स्क्वायर बाय 2A यहाँ पे रख दो। S की जगह में क्या रख दिया, तो V पर स्क्वायर बाय 2A। देखो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, देखो A और A कट जाएगा, ठीक है। नीचे में देखो 1/2 को आगे कर दिए, M है यहाँ पे और V स्क्वायर है, यानी काइनेटिक एनर्जी K बराबर क्या हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी K बराबर कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। और लैंग्वेज में लिखेंगे तो हाफ इंटू M यहाँ पर मास हो जाता है और V क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर याद रखना है कि हाफ mv स्क्वायर हो जाता है। अब रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या संबंध है। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर अभी हम लोग जस्ट देखे हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम कितना होता है, तो मोमेंटम बराबर m इंटू भी होता है। मोमेंटम को छोटी p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। चलो ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे जो हाफ mv स्क्वायर है ना, थोड़ा यहाँ पे देखो k बराबर क्या है, तो हाफ mv स्क्वायर। एक काम करो, ऊपर नीचे क्या करो, m से गुना कर दो और डिवाइड भी कर दो। चलो ऊपर भी m से गुना कर दियो, नीचे भी m से कर दिए। अब ये वाला ऊपर में देखो, ये वाला m और ये वाला m मिलके m स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हाफ है तो रहने दो। ऊपर में देखो m गुना m स्क्वायर हो गया और v स्क्वायर तो पहले से ही है, बाय नीचे में क्या हो गया, तो m हो गया। देखो और इनको क्या लिख सकते हैं, हाफ और नीचे में m है ना, तो m यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देखो m पर स्क्वायर और v पे भी स्क्वायर आ गया, यानी कि दोनों को मिला के स्क्वायर कर दो, mv का होल स्क्वायर कर दो। इधर क्या था, तो इधर आपका काइनेटिक एनर्जी था। देखो mv क्या बोलते हैं, mv को ही तो मोमेंटम बोलते हैं, mv को ही क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो वहाँ पे रख दो k बराबर 1/2 m है और यहाँ पे देखो mv की जगह में p रख देंगे, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, यानी कि यहाँ से k बराबर कितना आ गया, तो p पर स्क्वायर बाय 2m आ गया। k बराबर कितना आ गया, तो p पर स्क्वायर बाय 2m, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हो जाता है, k बराबर p पर स्क्वायर बाय 2m। चलिए ये रिलेशन याद रखना है। और चाहे तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, तो p बराबर √2m लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, अरे यही से आ रहा है, देखो यहाँ से 2m को इधर लेके आओ, तो 2m इंटू के हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, p पर स्क्वायर। अब p को अगर लिखना है तो इधर स्क्वायर है ना, तो इधर क्या करना होगा, अंदर रूट लेके आना होगा, यानी कि 2m इंटू के बराबर क्या हो जाएगा, तो p हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। p बराबर बोल देते हैं √2m के और k बराबर बोलना है तो p पर स्क्वायर बाय 2m। तो ये रिलेशन हो जाता है मोमेंटम और आपका काइनेटिक एनर्जी के बीच में। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे क्या आ जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या चीज़ है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि आप जितना वर्क डन करोगे
आप जो फोर्स लगा रहे हो और आपके फोर्स लगाने की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन बराबर हो जाता है। वो वर्क डन बराबर हो जाता है किसके बराबर? तो इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी का जो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, किसी बॉडी का जो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वो बराबर हो जाता है जो भी आपके फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी में वर्क डन हो रहा है। समझे कि नहीं? जैसे देखो, इनको समझो थोड़ा, यहाँ पे क्या करो, इनको समझो। चलो यहाँ पे मान लेते हैं, ये वाला जगह लेते हैं। देखो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। हम तो यहाँ पे जो ऊपर में फॉर्मूला निकाले थे ना, यहाँ पे मान के चले थे कि स्टार्टिंग में रेस्ट में देखो यहाँ पे u बराबर 0 मान लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं ना, u को 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि इंक्रीज करना है, कितना बढ़ रहा है वो यहाँ पे देखना है। तो कुछ पहले से मान लेते हैं कि इस बॉडी में कुछ पहले से स्पीड है, ठीक है। चलो यू आई को u बोल दिया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर में u है, ठीक है। चलो ये बॉडी तो पहले से मूव कर रहा था, अब हमने क्या करा, इस बॉडी में ऐसे F बल लगा दिया। क्या करा हमने? F बल लगा दिया। हमारे F बल लगाने की वजह से ये बॉडी और थोड़ा फास्ट मूव करने लगेगा, यानी कि इनका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो ये बॉडी आगे की तरफ यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। चलो पहले तो इनका स्पीड कितना था? u था, पहले कितना था? u था। इनका स्पीड चलो कुछ तो बढ़ा होगा ना, चलो बोल दिया कि बढ़ के कितना हो गया? v हो गया। बढ़ के कितना हो गया? तो v हो गया। फाइनल वेलोसिटी चलो v बोल देते हैं। यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट करा हमने? फोर्स इसी पोजीशन पे लगाना स्टार्ट करा था, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना कर गया? तो ये वाला चलो बोल देते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट s बोल दिए। कितना बोल दिए? s बोल दिए। अगर हम यहाँ आपसे पूछे तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है F गुना s, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम ही है ना, तो थीटा पीटा का तो यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है। तो F गुना s हो जाएगा, यही हो गया आपका वर्क डन, ठीक है। क्या बोले कि वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया उसके बराबर होगा ये वाला वर्क डन। कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा? पहले कितना काइनेटिक एनर्जी था? यहाँ पे देखो पहले u था ना, पहले स्पीड कितना था? u था, यानी यहाँ पे इसका एनर्जी कितना था? हाफ एम यू स्क्वायर था। कितना था? हाफ एम यू स्क्वायर। ये था आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बाद में इस पोजीशन पे आके चलो इनको बोल देते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कितना हो जाएगा? तो हाफ एम, और यहाँ पे स्पीड v हो गया तो हाफ एम v स्क्वायर हो गया। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया वो निकालना है। पहले कितना था? के आई था, बाद में के एफ हो गया, यानी के एफ में से के आई को माइनस कर देंगे तो वो कितना बढ़ गया बता देगा। क्या करेंगे? के एफ में से माइनस कर देंगे के आई को, तो कितना बढ़ गया? तो यहाँ से देखो हाफ एम v स्क्वायर माइनस के आई कितना है? तो हाफ एम यू स्क्वायर है। समझे कि नहीं? तो ये वाला जो वर्क डन है ना, F गुना s, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आ जाओ, वर्क डन बराबर देखो यही निकाले थे, वर्क डन बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही हो गया कि W बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी W बराबर के एफ माइनस के आई, और के एफ माइनस के आई को ही क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हो गया आपका वर्क डन, ठीक है। यही वाला रिलेशन को क्या बोल देते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। समझे कि नहीं? वर्क एनर्जी थ्योरम इसी रिलेशन को बोल देते हैं। चलिए समझ में यहाँ पे आया होगा। क्या बोल दिए वर्क एनर्जी थ्योरम? तो जो भी वर्क डन होगा किसी फोर्स के द्वारा, जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। किसी बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, किसी बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया उसके बराबर हो जाएगा। तो किसी बॉडी में जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के एफ माइनस के आई के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया अभी भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वाला जो एक्सप्रेशन वगैरह या डेरिवेशन वगैरह है, ये सब आपसे डेरिवेशन निकालने के लिए वहाँ पे नहीं कहेगा, आपसे समझे कि नहीं। अगर कहेगा भी ना तो जो हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको निकाल के दिखाया ना, इसी प्रकार से शॉर्ट में लिख लेना, वैसे ही तुम निकाल के आ जाना, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, समझे कि नहीं। चलो आगे आ जाता है फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो 3 तरह का होता है। काइनेटिक एनर्जी 3 प्रकार का होता है। पहला क्या हो जाएगा? अरे पहले देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। पहला ये हो गया। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होगा? जब कोई बॉडी सीधी रेखा में गति करेगा, जो कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था।
पहले चैप्टर में मोशन के बारे में देखा था कि ट्रांसलेशनल मोशन देखा था, फिर रोटेशनल मोशन देखा था। उसी प्रकार से जब कोई बॉडी सीधी रेखा में गति कर रहा है तो जो भी उस बॉडी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, सीधी रेखा में गति करने की वजह से उस बॉडी में जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा, उसी काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। समझे कि नहीं? ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होगा? सीधी रेखा में गति करने की वजह से। दूसरा हो जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल का मतलब क्या हो गया? जब कोई बॉडी एक्सिस के अराउंड में रोटेट करेगा। वहाँ पे देखे थे ना, पहला चैप्टर में रोटेशनल मोशन देखे थे, यानी किसी एक्सिस के अराउंड में जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो जो भी उस बॉडी में एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो रोटेशनल मोशन की वजह से जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा उस बॉडी में, उसी को क्या बोल देंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। क्या बोले? फिर से बोलते हैं। किसी बॉडी, कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड में क्या कर रहा है? तो रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने की वजह से जो भी उस बॉडी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी होगा, वही काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल देते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। चलिए ठीक है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी किसको बोल देंगे? तो जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट का मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे पीछे करेगा। मान लो कि यहाँ पर कोई बॉडी है, ये एक बार इधर आगे की तरफ जा रहा है, फिर ये वापस पीछे आ रहा है, पीछे फिर यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से ये वापस इस प्रकार से जा रहा है। समझे कि नहीं? टू एंड फ्रो मोशन करना, टू एंड फ्रो मोशन इस प्रकार से करना। तो जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, वो टू एंड फ्रो मोशन ही करता है। तो जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो जो भी उस बॉडी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी होगा, टू एंड फ्रो मोशन के वजह से जो भी उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगा, उसी काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल देते हैं? तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। चलो आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक तरफ पोटेंशियल है, दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी है। देखो पोटेंशियल एनर्जी किन की वजह से था? तो पोजीशन चेंज होने की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी होता था। काइनेटिक एनर्जी किन की वजह से? तो बॉडी मोशन में होना चाहिए, स्टेट ऑफ मोशन की वजह से क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी होता था। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज स्टेट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, वो पोजीशन को चेंज करने में जो वर्क डन कर रहा है उसके बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो पोजीशन को चेंज करने में जो वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन के बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन के बराबर ही होता है, लेकिन कौन सा वर्क डन? तो उस बॉडी को मोशन में लाने में जो वर्क डन कर रहा है या वेलोसिटी को बढ़ाने में जो वर्क डन कर रहा है। क्या बोले? यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर ही होता है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो बॉडी को मोशन में लाने में जो वर्क डन कर रहे हैं या फिर उस बॉडी का वेलोसिटी को बढ़ाने में जो वर्क डन कर रहे हैं उस वर्क डन के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या हो गया? इट कैन चेंज ओनली इन फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल सकता है। समझे कि नहीं? अभी कन्वर्जन देखेंगे आगे में थोड़ा सा। दूसरा क्या? इट कैन चेंज इनटू एनी अदर फॉर्म, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के अलावा किसी और दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी से आपका कन्वर्ट होकर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी जा सकता है। समझे कि नहीं? लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमेशा कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर और किसी दूसरे एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये तो मेजर डिफरेंस है कि पोटेंशियल एनर्जी को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो पोजीशन से सिर्फ लेना देना होता है पोटेंशियल एनर्जी को। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उनको स्पीड से लेना देना होता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में ही आता है हाफ mv²। तो वेलोसिटी से लेना देना है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, कोई मतलब नहीं होता है। समझे कि नहीं? चलिए अगला क्या? तो कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा चेंज करता है काइनेटिक एनर्जी में। वो और बात है कि काइनेटिक एनर्जी फिर किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है। समझे कि नहीं? ये थोड़ा याद रखना है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो किसी बॉल को आपने क्या करा, ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंकोगे, किसी हाइट पे जाने के बाद ये बॉल वापस नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एयर फ्रिक्शन वहाँ पे कुछ नहीं है तो, अगर एयर फ्रिक्शन वहाँ पे कुछ नहीं है तो, अगर मान लो एयर फ्रिक्शन आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, लेकिन काइनेटिक फिर किस में चला जाएगा? जो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
समझे कि नहीं। अगर फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे हटा देंगे ना इस केस में, तो इस केस में ना हमेशा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता है और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। चलिए यही है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी। इनके बारे में थोड़ा और अभी नीचे जानना है वैसे, और यहाँ पे आपको बताए भी थे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो ओनली होता है किस में चेंज है, काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना वो दूसरे फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंस में भी देखे थे। चलो और आगे यहाँ पे एक चीज़ जानना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जैसे सोलर एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये साउंड एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी हो गया, या फिर मैकेनिकल एनर्जी हो गया। ये आपका अलग अलग फॉर्म्स है एनर्जी का। सोलर एनर्जी किन को बोल देते हैं, तो एनर्जी जो रेडिएट करता है सन के द्वारा, सन के द्वारा जो एनर्जी बाहर निकल रहा है उसी को क्या बोल देते हैं, सोलर एनर्जी बोल देते हैं। समझे कि नहीं। उसी तरह से हीट एनर्जी किसको बोल देंगे, तो जब किसी कोल वगैरह को जलाएंगे, ऑयल को जलाएंगे, वुड को जलाएंगे, गैस को जलाएंगे, जो हीट बाहर निकल रहा है, जो हीट बाहर रहा है, हीट भी तो एक तरह का एनर्जी ही है ना, यानी वहाँ पे जो हीट बाहर निकल रहा है वही हीट को क्या बोल देते हैं, हीट एनर्जी बोल देते हैं। उसी तरह से आपका लाइट एनर्जी हो जाएगा। लाइट एनर्जी की वजह से ही तुम किसी चीज़ को देख सकते हो। अगर लाइट एनर्जी नहीं होगा तो कोई चीज़ आपको नज़र ही नहीं आने वाला है, तो वहाँ पर लाइट एनर्जी एग्जिस्ट करता है। समझे कि नहीं। उसी तरह केमिकल एनर्जी थोड़ा पढ़ लेना, ये सब एक बार डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। उसी तरह से हाइड्रो एनर्जी हो जाता है। तो हाइड्रो एनर्जी क्या हो गया, तो हाइड्रो एनर्जी जैसे वाटर वगैरह मूव करता है ना, उनके अंदर में क्या है, स्पीड है, वाटर मूव कर रहा है, तो उस स्पीड को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को बनाने में। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो बना रहा है तो वो भी तो एक तरह का एनर्जी ही है ना। तो मूविंग वाटर की वजह से जो एनर्जी है उसी को क्या बोल देते हैं, हाइड्रो एनर्जी बोल देते हैं। अगला आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको बोल देते हैं, जैसे मान लो ना कि दो बॉडी को तुम क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, जैसे कंघाई और बाल है उनको तुम रब कर रहे हो, ठीक है। रब करोगे ना तो देखना क्या होता है, उस कंघा को वापस थोड़ा देर रब करने के बाद जैसे कागज़ में सटाना, हल्का कागज़ रहे तो देखना वो अट्रैक्ट करता है। होता क्या है एक्चुअल में, जब तुम रब करते हो ना बाल से और कंघा में, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तभी तो उस दोनों के अंदर में चार्ज आ रहा है। अब चार्ज आ रहा है यानी उसके अंदर में क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। बात को समझे कि नहीं। चार्ज आ रहा है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर दूसरे बॉडी में गया, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ उसमें प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, जिस बॉडी में गया उसमें माइनस चार्ज आ गया। तो वहाँ पे देखो चार्ज डेवलप हो गया दोनों बॉडी में, यानी कि उस बॉडी के अंदर में क्या आ गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। समझे कि नहीं। वैसे उसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू लॉस इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ये वाला आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों रिएक्शन देखेंगे। वहाँ पे देखते हैं ना कि मास की वजह से, मास जब किसी एटम्स वगैरह में, जो यूरेनियम का एटम वगैरह होता है उनका जब मास वगैरह लॉस होता है ना, तो मास लॉस होने की वजह से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। समझे कि नहीं। जो भी मास लॉस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो मास लॉस होने की वजह से जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना उसी को न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में देखने को मिलता है। देखेंगे ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में जब रिवीजन करेंगे, वहाँ पे ये वाला फार्मूला होता है, E बराबर mc²। ये m जो है ना यहाँ पे m लॉस इन मास है, और उनको c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है, ये c का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितना लॉस हुआ, m यहाँ पे क्या लॉस इन मास, c क्या है तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो mc² बराबर क्या हो जाता है, एनर्जी हो जाता है। यही वाला एनर्जी क्या, तो न्यूक्लियर एनर्जी है। बात को समझे कि नहीं। चलो जियोथर्मल एनर्जी देख लेना। उसी तरह से विंड एनर्जी, जो कि हवा क्या होता है ना कि मूव करता है, हवा क्या हो रहा है, मूव करता है। फास्ट मूविंग एयर की वजह से जो उस हवा के अंदर में एनर्जी है उसको क्या बोल देंगे, विंड एनर्जी बोल देंगे। साउंड एनर्जी देख लेना, मैग्नेट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। एक बार रीडिंग मार लोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछने वाला भी नहीं है। क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछने वाला था तो वहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत डिटेल में बता रहे हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म। ये क्या चीज़ है, थोड़ा इनको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का चेंजेज होना कोई क्या बोल देते हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल से किस में चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है। देखो मैकेनिकल से कैसे चेंज होता है, मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। अब जैसे मूविंग वाटर है, वाटर जो मूव कर रहा है, जो देखे थे हम लोग पीछे में हाइड्रो एनर्जी, तो वाटर जो मूव कर रहा है उनके अंदर में क्या है, स्पीड है। अगर स्पीड है तो उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी है उस वाटर के अंदर में। अब उस वाटर का प्रयोग करके डायनमो को घुमाया जाता है, डायनमो घुमा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है।
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे बना, समझे कि नहीं। अब वो बना क्या, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, पहले जो स्पीड था वाटर के अंदर में, उस वाटर ऑफ स्पीड को यूज करके तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जा रहा है। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट किया जा रहा है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात को समझे कि नहीं, मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। ये कैसे, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उससे देखें तो फैन वगैरह चलाया जाता है या फिर मोटर वगैरह चलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फैन चल रहा है। तो फैन क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। अगर फैन घूम रहा है तो उसके अंदर में फिर से क्या है, तो स्पीड आ गया ना। तो स्पीड आ गया यानी कि उस फैन के अंदर में क्या आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो फिर से वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो गया किस में चला गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यही है कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज सिर्फ किया जाता है, हम लोग नया एनर्जी कुछ नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। जैसे वायर वगैरह है, वायर में करंट गुजर रहा है तो देखना वायर हीट हो जाता है। अगर हीट हो रहा है तो वो तो एनर्जी है, हीट एनर्जी ही है वो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम्हारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी से तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, समझे कि नहीं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम्हारा साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट हो सकता है। यही कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म है। इसके बारे में देखो और ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, ये 2-3 एग्जाम्पल देख लिए यही काफ़ी है आपके लिए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी है। यहाँ पे नोट में एक 2 पॉइंट दे रखा है, थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे पीछे बताया हुए फिर से यहाँ पे बता देते हैं क्योंकि नोट में दे रखा है। देखो पीछे में आपको बताया था ना कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो फिर कन्वर्ट होगा दूसरे किसी फॉर्म में, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड था ना, तो काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है, समझे कि नहीं। ये पॉइंट याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कभी भी दूसरे फॉर्म में काइनेटिक को छोड़ के दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होता है। पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी पहले हमेशा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है दूसरे फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा, तो काइनेटिक एनर्जी वाला दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, समझे कि नहीं। अगर उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी है पहले से, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने का ये मतलब होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा कि मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा एनर्जी, आपसे पूछ देगा मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, समझे कि नहीं। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा काइनेटिक में ही चेंज होने वाला है। तो ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है। दूसरा क्या है, तो एक चीज़ ये भी याद रखना कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक एनर्जी से दूसरे फॉर्म में जब ट्रांसफॉर्म होगा तो हमेशा हमेशा सारे एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होता, यानी कि 100% एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। हाँ, पूरे एनर्जी का कुछ भाग ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि मूविंग वाटर ही है, तो क्या मतलब वाटर पूरी तरह से रुक जाएगा क्या, जो नदी में चल रहा है वाटर तो पूरी तरह से नहीं रुकता है ना, वाटर तो चलते रहता है। पहले जितना गति था उसके गति का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया, तो अब उनका जो वाटर का गति है ना थोड़ा स्लो हो जाता है, समझे कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि पूरे 100% एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, कुछ एनर्जी को, कुछ परसेंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे फॉर्म में, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। चलो इसी के साथ ही यहाँ पर आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है, और अब चलेंगे सेक्शन सी में। अगर अभी भी कोई डाउट वगैरह रह गया हो सेक्शन बी में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी आपका है कि तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चलो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता और ना ही बिगाड़ा जा सकता है, सिर्फ इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज़ समझना, मान लो किसी बॉडी के अंदर में 2 ही एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा क्या है तो काइनेटिक एनर्जी है। किसी बॉडी के अंदर में 2 ही एनर्जी है, एक पोटेंशियल दूसरा काइनेटिक एनर्जी है, और कोई एनर्जी नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और
पोटेंशियल, दोनों तो मैकेनिकल एनर्जी आपका हो जाता है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा यानी K प्लस यू जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। बात को समझे कि नहीं? क्या बोले, किसी बॉडी के अंदर में यहाँ पे बोले कि मान लो दो ही एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा कौन सा एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी है। तो हमेशा पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो उस बॉडी में होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। यही K से कुछ U में गया, U से K में जाएगा, K से U में जाएगा, U से K में जाएगा, तो K प्लस यू हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब K प्लस यू चेंज नहीं होने वाला है। K से U में चेंज हो सकता है, U से K में चेंज हो सकता है, लेकिन K प्लस यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलो ये यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पे क्या बोले, कोई दूसरा एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ही एग्जिस्ट कर रहा है, तब ये होगा K प्लस यू बराबर कांस्टेंट। अगर कोई दूसरा एनर्जी आ जाए ना तो फिर ये वाला काम नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? ये वाला फिर वहाँ पे काम नहीं करने वाला है। चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा यानी कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब किसी बॉडी में सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक ही है तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना होगा? तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो कांस्टेंट रहने वाला है, समझे कि नहीं? चलो, इनका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? चलिए आगे यहाँ पे क्या दे रखा है? थियोरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ K प्लस यू बराबर कांस्टेंट। चलो इनका यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। तो K प्लस यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि ऊपर में अभी देखे थे कि अगर किसी बॉडी के अंदर में दो ही एनर्जी एग्जिस्ट करता है, एक पोटेंशियल दूसरा काइनेटिक एनर्जी अगर एग्जिस्ट करता है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी K प्लस यू बराबर कांस्टेंट होता है। इनका वेरिफिकेशन चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? और वेरिफिकेशन यहाँ पे करने वाले हैं तो वो किससे करने वाले हैं? तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी से, यानी किसी बॉडी को ऊपर में ले जाके क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बॉल ही लिए हुए हैं, देखो फिगर में भी दिख रहा होगा, ये वाला आपका बॉल है। इनको क्या करें? ऊपर से छोड़ दिए हैं, सिर्फ छोड़े हैं, हम फोर्स नहीं लगाए हैं। तो जब छोड़ दिए हैं तो यू कितना हो जाएगा? यू 0 हो जाएगा। हमने तो कोई बल नहीं लगाया है उसके ऊपर, ठीक है? ये बॉल क्या करा? यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँचा है, तो चूंकि नीचे ग्रेविटी भी तो लग रहा है, Fg लग रहा है ना, हमने कुछ बल नहीं लगाया है, लेकिन उस बॉल के ऊपर Fg तो नीचे की तरफ लग रहा है। अब जब नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा उनका वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगा। बी पॉइंट पे आके चलो कुछ V1 यहाँ पे बोल दिए, ठीक है? और जब सी पॉइंट पे बॉल पहुँचा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया? तो ये वाला V हो गया, V हो गया, ठीक है? चलो, ए पॉइंट पे स्पीड कितना है? 0 है। बी पॉइंट पे V1 है स्पीड, और सी पॉइंट पे कितना है? तो V है, ठीक है? चलो, अगर आपसे ए पॉइंट पे पूछें, स्टार्टिंग ए से ही करते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? ए से करते हैं। U 0 है ना, अगर U 0 है यानी स्पीड 0 है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0 हो गया। ये वाला हाइट कितना है? तो ये वाला पूरा हाइट को देखो h बोल दिए हैं। कितना बोल दिए हैं? ये वाला पूरा हाइट कितना है? तो h है। अगर हाइट h है तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh था, mgh ही तो था फॉर्मूला। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी u बराबर कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा, ठीक है? ए पॉइंट पे देखो टोटल एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी यानी कि K प्लस यू बोल देते हैं। टोटल एनर्जी क्या बोल देते हैं? K प्लस यू बोल देते हैं। ये कितना हो जाएगा? तो K तो 0 है ना, यानी कि K प्लस यू कितना हो गया? तो वो mgh के बराबर ही हो गया। ये कहाँ पे निकाले? तो ये ए पॉइंट पे निकाले। अब देखो सी पॉइंट पे निकालते हैं। सी पे आसानी होगा, बी पे नहीं निकालते हैं। बी पे भी निकालेंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है ना? चलो सी पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। थोड़ा सी पे देखो, थोड़ा क्या देखो? सी पे देखो, यहाँ पे देखो सी पे, सी पॉइंट पे, ये वाला सी पॉइंट है, यहाँ पे स्पीड कितना है? तो V हो गया है। बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? स्पीड अगर V हो गया है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया स्पीड, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी, समझे कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। चलो ठीक है, ये तो ग्राउंड पे पहुँच गया ना, ये ग्राउंड पे पहुँच गया। अब ग्राउंड पे अगर पहुँच गया तो हाइट कितना हो गया? 0 हो गया। यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी U हो जाएगा, चूँकि हाइट 0 है, U तो 0 हो गया। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? तो हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये सी पॉइंट पे देखें तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो सी पॉइंट पे, तो फिर से K प्लस यू। देखो यहाँ पर U 0 है, सी पॉइंट पे U 0, लेकिन K कितना है? तो हाफ एम वी स्क्वायर है, यानी ये कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। देखो ए पॉइंट पे कितना है? तो ए पॉइंट पे mgh है, लेकिन सी पॉइंट पे कितना है? तो सी पॉइंट पे हाफ एम वी स्क्वायर है। देखो देखने में दोनों तो बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन वहाँ पे बोला है कि K प्लस यू तो हमेशा कांस्टेंट होगा।
यहाँ पे बोला है ना कि के प्लस यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट हो गया। के प्लस यू हमेशा कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, ए पॉइंट पे भी के प्लस यू और जो सी पॉइंट पे के प्लस यू आएगा वो सेम ही होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ही तो यही है कि ए पॉइंट पे जो के प्लस यू आ जाए और सी पॉइंट पे जो के प्लस यू आ जाए वो दोनों बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ए पॉइंट पे क्या आ गया, mgh आ गया है, और आपका सी पॉइंट पे क्या आ गया है, तो सी पॉइंट पे हाफ mv² आ गया, और ए पॉइंट पे mgh आ रहा है। देखने में तो ये दोनों बराबर नहीं लग रहा है, ए और सी पॉइंट पे। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार के प्लस यू तो कांस्टेंट होता है, यानी कि के प्लस यू ए और सी पे बराबर ही होना चाहिए। तो बराबर ही है वो, देखने में नहीं लग रहा है ना, बराबर ही है। देखो बराबर करते हैं, अभी कैसे बराबर करेंगे, थोड़ा ये हम हटा लेते हैं तब बराबर करते हैं। देखो नीचे में क्या है, चलो क्या बनाएंगे, हाफ mv² ऊपर को बनाते या नीचे वाले को ही mgh बना दें, चलो जैसा बोलोगे। चलो ए पॉइंट को ही बना देते हैं, यहाँ पे mgh आया है ना, इसी को देखो हाफ mv² बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे m है, यहाँ पे g है, रहने दो। देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो सेकेंड वाला को यूज करो, सेकेंड वाला को देखो, v पर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो u पर स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है, 2as होता है, ठीक है। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। शुरू में जो बॉल था ना तो वो ए पॉइंट पे ही था, फ्री फॉल करवा रहे थे, ए पॉइंट से छोड़े थे, यानी कि स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी था u वो कितना था, 0 था। चलो वहाँ पे 0 रखो, तो v पर स्क्वायर बराबर u तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस 2। अब एक्सेलरेशन a कितना हो जाएगा, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ Fg लग रहा है भाई, इस बॉल पे Fg लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यानी नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा है, a की जगह में वहाँ पे क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। चलो यहाँ पे g कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, s कर दो। देखो v पर स्क्वायर बाय 2g बराबर क्या लिख सकते हैं, तो s लिख सकते हैं। s बराबर यहाँ से क्या आ गया, v पर स्क्वायर बाय 2g। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या था, mgh था, mgh, ठीक है, mg तो लिख दिए, लेकिन h को देखो क्या लिख सकते हैं, h तो आपका डिस्प्लेसमेंट ही है ना, h क्या डिस्प्लेसमेंट ही है, और यहाँ पे h जो है वो s के बराबर ही हो जाएगा, ये s जो है वो h के बराबर होगा। यानी h की जगह में क्या लिख सकते हैं, तो v पर स्क्वायर बाय 2g लिख सकते हैं, v पर स्क्वायर बाय 2g लिख सकते हैं। देखो जी क्या होगा, कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में देखो 2 है ना, तो 1/2 हो गया, ये m है तो m हो जाएगा, और क्या हो गया, v² हो गया। देखो हाफ mv² आ गया। ये वाला आपका ए पॉइंट पे भी देखो कितना आ गया, टोटल एनर्जी हाफ mv² आ गया, और जो सी पॉइंट पे निकाले थे, सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी कितना था, हाफ mv² था। अब देखो तो ये दोनों बराबर है क्या, अब ये बराबर है ना, यानी कि हम लोग अब बोल सकते हैं कि के प्लस यू जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, चाहे तुम्हारा मन हो गया ना कि यहाँ पे कोई बीच में पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे कोई डी पॉइंट ले लिए, इस जगह पे क्या ले लिए, कोई डी पॉइंट ले लिए। इस डी पॉइंट पे भी तुम जब के प्लस यू निकालोगे तो वो भी हाफ mv² के बराबर ही आने वाला है, समझे कि नहीं। कोई क्या करेगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई एफ पॉइंट ले लिया, जब इस एफ पॉइंट पे निकालेंगे तो वहाँ भी के प्लस यू क्या होगा, तो वो कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि के प्लस यू वहाँ भी हाफ mv² आ जाएगा। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो ना। चलो यही है आपका के प्लस यू बराबर कांस्टेंट। और ये कहाँ से आया, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, समझे कि नहीं। वही से आया ये वाला रिलेशन। तो याद रखना कि टोटल एनर्जी के प्लस यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर वहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक के सिवा कोई और तीसरा एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब क्या बोले, वहाँ पे कोई और तीसरा एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ही एग्जिस्ट करेगा, तो के प्लस यू किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, सेम आएगा। के प्लस यू किसी भी पॉइंट पे सेम आएगा, मतलब कि के प्लस यू जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो यही है आपका थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन। बात को समझे कि नहीं। चलो अगर कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सब वही चीज़ बताया हुआ है, तो हम वही पे आपको शॉर्ट में समझा दिए। समझने से मतलब है, समझ गए तो एग्जाम में लिख दोगे। तो यहाँ से देखो एक फार्मूला आ गया था, यहाँ से देखो एक फार्मूला आ गया था, ये फार्मूला को याद रखना, न्यूमेरिकल्स वगैरह में हेल्प करेगा। देखो ए पॉइंट पे जो एनर्जी आया था आपका, टोटल एनर्जी कितना था, mgh था, और सी पॉइंट पे जो एनर्जी आया था ये कितना आया था, हाफ mv² था। और सी और ए दोनों पॉइंट पे तो एनर्जी टोटल बराबर ही है ना, यानी कि ये वाला mgh किसके बराबर हो जाएगा, तो हाफ mv² के बराबर हो जाएगा। क्या बोले, ये वाला देखो हाफ mv² बराबर क्या हो जाएगा, तो mgh हो जाएगा। ये रिलेशन याद रखना,
हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एम जी एच हो जाएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह में हेल्प करता है कि भी वगैरह निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, हाइट निकालना हो तो आप हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे याद रखना कि हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो गया, तो हाफ एम बी स्क्वायर जो होगा वो एम जी एच के बराबर होगा, यही वाला रिलेशन। ये रिलेशन आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में। दूसरा यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। अब थोड़ा सिंपल पेंडुलम में देख लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, सिंपल पेंडुलम में यहाँ पे फिगर से समझते हैं। देखो ये वाला आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है। देखो यहाँ पे अभी ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है और ये वाला क्या है, सी पॉइंट है। चलो क्या करते हैं ना, ए से इनको थोड़ा इधर धकेले तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये बी पॉइंट पे पहुँच गया। बी पॉइंट तक जाने के बाद ये वापस उधर नहीं जाने वाला, ये वापस लौटेगा इधर, ये क्या होगा, वापस लौटेगा। फिर ये ए पॉइंट को क्रॉस करके कहाँ पे पहुँचेगा, सी पॉइंट पे पहुँचेगा। सी पॉइंट से फिर ये वापस लौटेगा और फिर वो ए पॉइंट से क्रॉस करके फिर बी पॉइंट तक पहुँचेगा। ये मतलब ए से सी बी, ये इस प्रकार से चलते रहेगा, ए बी सी ये इस प्रकार से चलते रहेगा, समझे कि नहीं। तो यही पेंडुलम का मोशन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा एनर्जी का कंजर्वेशन देखना। चलो ए पॉइंट पे देखते हैं, ए पॉइंट पे यहाँ पे देखो, ये तो ग्राउंड का लेवल हो गया ना, यही तो लेवल है, ये ग्राउंड का लेवल हो गया। यानी कि ये वाला ए पॉइंट पे हाइट कितना है, तो जीरो है। हाइट अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाइट जीरो है यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे जीरो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, निकालेंगे नहीं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं निकालने वाले हैं, समझे कि नहीं, जो कि वेलोसिटी नहीं पता है ना। मान लो वहाँ पे वेलोसिटी भी है तब हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। चलो मान लो ना कि यहाँ पे कितना है, तो भी है, तब यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा ए पॉइंट पे कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। जब बी से वापस लौटेगा इधर जब जाएगा ना तो भी ही रहने वाला है। ये मत सोचना कि इस साइड में भी है तो जब वापस लौटेगा तो इधर भी नहीं होगा, दोनों साइड भी ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ए पॉइंट पे हमेशा जो एनर्जी होगा काइनेटिक वो हाफ एम बी स्क्वायर होगा, भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अगर बी पॉइंट पे देखें, किस पे देखें, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जैसे देखेंगे ना तो बी पॉइंट पे जाने के बाद ये बॉडी वापस लौटेगा, यानी यहाँ पे इनका आके वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो गया यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखो ये वाला हाइट कुछ है ना, ये वाला तो कुछ हाइट है एच, अगर एच हाइट है तो इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। देखो बी पॉइंट पे देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच है। टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बी पॉइंट पे देखेंगे तो टोटल एनर्जी एम जी एच हो गया है। और हम लोग बोले हुए कि टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ए पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी कितना होने वाला है, तो एम जी एच होने वाला है। यानी पोटेंशियल अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी को बोल सकते हैं ना कि एम जी एच ही होगा, समझे कि नहीं। वैसे अगर सी पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ भी तो भी जीरो हो जाएगा ना, वापस लौटेगा वहाँ सी पॉइंट से तो भी जीरो हो गया, यानी यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये वाला दो कुछ हाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच है। सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी देखेंगे, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ये आपका एम जी एच ही हो जाएगा, समझे कि नहीं। प्लस जीरो करेंगे तो एम जी एच हो गया। बी पॉइंट पे भी देखें तो एम जी एच हो गया, यानी ए पॉइंट पे भी कितना होगा, टोटल एनर्जी एम जी एच के बराबर ही होगा। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, चूँकि हाइट जीरो है ए पॉइंट पे अगर हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर सिंपली कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं फिर से कि हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एम जी एच हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पीछे में भी आया था। चलो इसी के साथ ही यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पेंडुलम का भी देख लिए, और इसमें और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, समझे कि नहीं। चलो इसी के साथ ही चैप्टर वगैरह ख़त्म हो गया। अगर आप इतना भी कर लेते हो और जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा तो उनको अभी तो नहीं देखने वाले हैं, अगले महीने देखेंगे हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो चलो इसी के साथ ही ये आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर भी खत्म हो गया। अगर पूरे चैप्टर में कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके अभी भी बता सकते हैं। चलो फिर थैंक यू, यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।